Hello everyone. Good morning to all of you. Good morning everyone. पहली बात तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि 2-3 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई। तो एक्चुअली क्या हो गया था, पहले 2 दिन तो हमारी वेबसाइट थी तो उसमें कुछ प्रॉब्लम थी तो उसकी वजह से हो रहा था। तो 2 दिन तो क्लास आपकी वैसे ऑफ हो गई, उसके बाद आपकी रेगुलर क्लास चल रही है। और एक्चुअली मैं थोड़ा घर गई हुई थी, कुछ फैमिली में कुछ इश्यू हो गया था तो घर गई हुई थी, इसलिए क्लास नहीं हो पा रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लिया आप लोगों से कि जो आपने थोड़ा बहुत सफ़र किया है हमारी क्लास ना होने की वजह से। बट अब मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपकी क्लासेस हमेशा रेगुलर चलेंगी। जैसे हमारा साइंस स्पेशल 1 चल रहा था वैसा का वैसा आपका यहाँ पर एकदम रेगुलर क्लासेस चलेंगी। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ साइंस स्पेशल 2 नंबर बैच में। साइंस स्पेशल 2 नंबर बैच, एक साइंस स्पेशल जो 1 चल रहा था वो ऑलमोस्ट नियर टू फिनिश है, 70% उसका सिलेबस हो चुका है, बाकी वही उसका इस वीक में वो वाइंड अप हो जाएगा। तो 5 मिनट में तो क्या बोल रहे हैं, हाँ चलो। एक तो मैं यहाँ पर, अच्छा वेस्ट बंगाल से अभिजीत सरकार, गुड मॉर्निंग। सौरभ जी कह रहे हैं आई लव यू मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। थैंक यू सो मच सौरभ जी, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लगता है तो थैंक यू सो मच। तो पहली बात, कुछ बातें हैं मैं आपको वो बातें क्लियर कर देना चाह रही हूं। एक तो मैं अभी 5 मिनट से यहाँ खड़े होकर देख रही थी कि बहुत सारे बच्चे आपस में बातें करने लगे थे। तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देती हूं कि मेरे बैच में ये आपस में बात करने वाला नहीं चलेगा। आपका कमेंट सेक्शन ऑन कर दिया गया है, तो उस कमेंट सेक्शन वो सिर्फ किसके लिए किया गया है कि आप टीचर से कोई भी डाउट हो वो आप टीचर से इंटरेक्शन करने के लिए आपका कमेंट सेक्शन ऑन किया गया है। ये आपस में अगर आप बात करेंगे तो मैंने किसी भी बच्चे को आपस में बात करते हुए देख लिया है कि आप कहां से हो, मैं आगरा से रहने वाला हूं, मैं मथुरा का रहने वाला हूं, मैं तुरंत उस बच्चे को ब्लॉक करवा दूंगी। दूसरा, कोई भी बच्चा एक मैसेज को 2 से 3 बार कभी भी रिपीट नहीं करेगा। मेरे सामने टीवी का स्क्रीन लगा है बहुत बड़ा सा, मैं आपका कमेंट देख लूंगी, अगर वो जेन्युइन होगा, अब वो फालतू कमेंट होगा मैं उसको इग्नोर मार दूंगी, अगर वो जेन्युइन होगा मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई करूंगी। उसके बाद कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि टीचर स्लो है, टीचर स्लो है। तो बेटा आप लोग कोई नहीं होते हो टीचर को जज करने वाले कि टीचर स्लो है फास्ट है, उसको आप छोड़ दो, ठीक है। आपको आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट मिलेगा, टाइम के साथ एकदम मिलेगा। और जो बच्चे, जिन बच्चों में इतने दिनों से डाउट चल रहा था कि क्लासेस होंगी नहीं होंगी, हमारा पैसा डूब गया ये वो, तो बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं है। टेक्निकल चीजें हैं, आपको पता ही है इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं है, तो कभी थोड़ा बहुत इश्यूज आ सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हमारा जैसे इससे पहले भी हमारे 3-4 बैचेस चल रहे हैं, बड़ी स्मूथ क्लासेस चल रही हैं, बहुत अच्छे से क्लासेस चल रही हैं। साइंस स्पेशल बैच पहले वाला चल रहा है, वो नियर टू फिनिश है, ऑलमोस्ट 80% उसका सिलेबस हो चुका है, तो वो भी इस वीक में फिनिश हो जाएगा। चलो नमस्कार उपेंद्र जी। चलो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप सब लोगों का वापस से वेलकम करती हूँ मेरे साइंस स्पेशल बैच 2 में। और मुझे लगता है आप लोग को टाइम्स कोचिंग सेंटर से जुड़कर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और इस बैच में जब ये बैच कंप्लीट होगा, जब इस बैच का कंप्लीट हो जाएगा, तब आप लोगों को बहुत अच्छी वाइब्स आएंगी कि आप लोगों ने बहुत अच्छी जगह एडमिशन लिया, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ ये साइंस स्पेशल बैच है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आपको स्पेशल मिलना ही है, अदरवाइज तो मैम हम, हाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अच्छा मैम वॉइस रुक रुक के आ रही है, एक बार वॉइस चेक कीजिए, रुक रुक के आ रही है, वॉइस एकदम सही है यहाँ से। हाँ तो कुछ बच्चे, बहुत बच्चे को डाउट था कि मैम एक जीएस स्पेशल बैच है आपका, एक साइंस स्पेशल बैच है मैम, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं आप दोनों को, आप इस बात को क्लियर कर देना चाह रही हूँ, जो जीएस वाला सेगमेंट है उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस में तीनों सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। बट साइंस, वहां पर जनरल साइंस पढ़ाई जाएगी, ठीक है, वहां सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। बट साइंस स्पेशल में क्या होगा, साइंस स्पेशल, स्पेशल का मतलब स्पेशल कुछ मिलना ही वाला आपको। तो साइंस स्पेशल में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, आपके डाउट क्लास होगी, यहां पर न्यूमेरिकल साइंस करवाया जाएगा, सारा का सारा कंप्लीट एकदम साइंस का पैकेज मिलेगा। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। अच्छा क्लास स्टार्ट होने का एक्यूरेट टाइम क्या है, तो मैं राहुल जी आपको बता देती हूँ, 11:15 से 1:15, 2 घंटे का बैच है आपका, 11:15 AM से लेकर 1:15 PM तक का। क्लियर है, साउंड सही तो है, साउंड आ रही है, आप जिनको साउंड नहीं आ रही है प्लीज वो अनम्यूट वाला बटन पे आप प्रेस कीजिए, सही हो जाएगा। चलो देखो साइंस में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 3 में से एक क्लास आपकी हो चुकी है फिजिक्स की, जो आपने कल पढ़ी थी फिजिक्स की। आज आपकी जो क्लास है वो किसकी है,
आज आपकी क्लास है वो किसकी है, वो आपकी क्लास है बायोलॉजी की। तो आज मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगी, फिर क्या कल या परसों में जो भी आपका केमिस्ट्री वगैरह की क्लास लगेगी तो केमिस्ट्री क्लास लग जाएगी। हाँ, अभी स्केड्यूल क्या है, अभी स्केड्यूल कैसे भी लग सकता है, रैंडमली क्लासेस हो सकती हैं कि एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायो लग सकता है। बट थोड़े दिन के बाद क्या होगा, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन बायो और 1 दिन डाउट क्लास होगी आपकी। क्लियर है? चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो साइंस में, जैसे साइंस में आपने पढ़ा होगा एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, एक फिजिक्स सब्जेक्ट होता है, वैसे ही आपका जनरल साइंस में एक पार्ट आता है बायोलॉजी वाला पार्ट। साइंस की एक ब्रांच होती है बायोलॉजी, जिसको हिंदी में कहा जाता है जीव विज्ञान। अब कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा, चुपचाप बस सुनेगा, जो मैं बोल रही हूं वो पढ़ेगा। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। साउंड मैम, साउंड तो बिल्कुल एकदम करेक्ट है, यहां से साउंड तो बहुत सही है, मैं देख पा रही हूं साउंड एकदम सही है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। फुल स्क्रीन का ऑप्शन, सुमन सौरभ, फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, उस पर आप प्रेस कीजिए, फुल स्क्रीन हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो जैसे साइंस में आपने फिजिक्स पढ़ा, जैसे आपने साइंस में आपने केमिस्ट्री पढ़ा, वैसे ही साइंस की एक ब्रांच होती है बायोलॉजी। यहां पर हमें बायोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, देखो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, इस बायोलॉजी में हमें पढ़ना क्या होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि साइंस की जो बायोलॉजी वाली ब्रांच होती है उसमें हमें क्या पढ़ना होता है, उसमें हमें किस चीज के बारे में पढ़ाई करनी होती है। ठीक है, हाँ साउंड अच्छा आ रहा है, बिल्कुल बच्चा अच्छा आ रहा है, पता नहीं 1-2 बच्चे बोले साउंड सही नहीं आ रहा है, साउंड एकदम करेक्ट है, यहां से मैं जैसे सुन पा रही हूं। देखो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये जो बायोलॉजी वर्ड है वो एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। ये जो बायोलॉजी है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही हो गया कि जो बायोलॉजी है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो आपको लिखना है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, ये जो आप बायो वर्ड देख रहे हैं, इस बायो, BIO बायो, इस बायो का ग्रीक लैंग्वेज में क्या मतलब होता है, इस बायो का मतलब होता है बायोस। इस बायो का मतलब होता है बायोस। और बायोस का मतलब क्या होता है, तो बायोस का मतलब होता है लिविंग, और हिंदी में इसको कहा जाता है सजीव। जहां पर भी आप लॉजी वर्ड देखें, LOGY, लॉजी टर्म देखें, इस लॉजी टर्म का मतलब होता है टू स्टडी। इस लॉजी टर्म का मतलब होता है टू स्टडी। जैसे आपने बहुत सारी ब्रांचेस के आगे लॉजी वर्ड देखा होगा, टू स्टडी का मतलब होता है, अध्ययन करना, उस चीज के बारे में स्टडी करना। तो इन टोटली मैम इस बायोलॉजी टर्म का मतलब क्या हो गया, ये जो बायोलॉजी टर्म है वो एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया टर्म है, जहां पर बायोस प्लस लोगोस का मतलब होता है लॉजी, बायोस का मतलब होता है बायो का मतलब लिविंग है, लॉजी का मतलब है टू स्टडी। तो बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Biology is a branch of science in which we study about living organisms. जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हमें सजीवों के बारे में अध्ययन करना होता है। सजीव बोले तो लिविंग्स के बारे में स्टडी करने वाली साइंस की कौन सी ब्रांच होती है, तो मैम लिविंग्स के बारे में साइंस की जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। जैसे मैंने बोला केमिस्ट्री में मैम हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, मैम हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स के बारे में, उन केमिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी उस चीज के बारे में स्टडी करेंगे। बट अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में हमें किसके बारे में पढ़ना होता है, तो मैम बायोलॉजी में हमें सजीवों के बारे में, हमें लिविंग्स के बारे में स्टडी करनी होती है। और लिविंग्स के बारे में स्टडी करने वाली साइंस की ब्रांच को हम नाम क्या देते हैं, बायोलॉजी या जीव विज्ञान नाम देते हैं। तो आपके माइंड में एक इमेज सेट हो गई होगी कि अगर हमें साइंस की बायोलॉजी वाली ब्रांच उठानी है, अगर हमें उसकी बुक्स पढ़नी है, तो उस बुक्स में हमें किसके बारे में मिलेगा, लिविंग्स के बारे में मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो टू स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सजीवों के बारे में अध्ययन करना। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि लिविंग्स का मतलब क्या होता है, चलो लॉजी का मतलब तो क्या हो गया, टू स्टडी, उस चीज के बारे में अध्ययन करना। यहां पर जो मैंने लिविंग वर्ड देखा है उसका मतलब बताइए मुझे। आपने देखा होगा
बुक्स में पढ़ा होगा, एक होता है लिविंग चीज, एक होता है नॉन लिविंग चीज, एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। लाइक मेरे सामने पोडियम रखा हुआ है, पोडियम क्या होता है, एक नॉन लिविंग होता है, और मैं क्या हूं, एक लिविंग चीज हूं। तो मेरे में और इस पोडियम में क्या डिफरेंस है, तो जो बीच के डिफरेंसेस होते हैं वही क्या होता है, लिविंग की क्वालिटीज होती हैं। जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो डिफरेंस आ रहे हैं, जो अंतर आ रहे हैं, वही लिविंग की क्या होती है, क्वालिटी होती है। तो अब ध्यान से सुनो, कॉमेंट में बिल्कुल लाइव ही चल रहा है। अच्छा, एक बार कमेंट करके बताइए मुझे कि साउंड सही आ रहा है क्या, वीडियो एकदम क्लियर है, साउंड सही है क्या, मुझे थोड़ा सा बताइए कमेंट करके, साउंड सही चल रही है, साउंड में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इश्यू नहीं है, साउंड सही है, ठीक है, चलो ओके, सही है। देखिए, तो लिविंग किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनना, लिविंग की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, सजीव की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। लिविंग का मतलब होता है मैम कोई भी ऐसा जीव जिसमें रेस्पायरेशन की प्रोसेस हो, जिसमें रेस्पायरेशन की प्रोसेस हो। रेस्पायरेशन को क्या कहा जाता है, जिसमें श्वसन की प्रक्रिया हो। मतलब ऐसा जीव सही है, हाँ मैम सही है, बीच बीच में अच्छा थोड़ा थोड़ा कट रही है साउंड। अच्छा साउंड, एक सेकंड में, फिर मैं बैटरी चेंज करवा लेती हूँ, 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, अगर बैटरी कम है तो मैं चेंज करवा लेती हूँ। अच्छा 1 नंबर साउंड है, ओके, साउंड तो बिल्कुल सही आ रही है, सही कह रहे हैं। अब देखिए, हाँ अब देखिए, अगर आप इस बार अगर साउंड सही नहीं है तो आप कमेंट कर देना, मुझे लगता है मैंने बैटरी चेंज करवा ली, अभी साउंड सही आ रही होगी, ठीक है। हाँ बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं साउंड सही आ रही है, साउंड सही ही है, अगर जिन बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है तो वो उनकी साइड से प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। देखिए, तो मैम लिविंग किसको बोलेंगे, सजीव किसको बोलेंगे, ध्यान से सुनना, लिविंग्स के बारे में स्टडी करते हैं हम बायोलॉजी में। अब लिविंग्स का मतलब क्या होता है, सजीवों का मतलब क्या होता है, ऐसा जीव जिसमें किसकी प्रोसेस हो, जिसमें रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो, जिसमें श्वसन की प्रक्रिया हो। और रेस्पायरेशन का मतलब क्या है, ऐसा जीव जो सांस लेता हो, जो एयर इनहेल और एक्सेल करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट यहां पे टर्म क्या दिया जाएगा, नेक्स्ट उस ऑर्गेनिज्म की क्वालिटी क्या होनी चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो, जिसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो। और न्यूट्रिशन को हिंदी में कहा जाता है पोषण की प्रक्रिया हो। मतलब जो अपने बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए लिविंग्स क्या करते हैं, काम करते हैं। और आपने फिजिक्स में पढ़ा है किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए होती है, ऊर्जा, एनर्जी चाहिए होती है। अब हमारे बॉडी में एनर्जी कहां से बन रहा है, तो हमारे बॉडी में एनर्जी कहां से बनेगा, खाना खाने से बनेगा। और खाना खाने की जो प्रोसेस होती है, जो न्यूट्रिएंट हम इनटेक करते हैं, जिस न्यूट्रिएंट का, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन का प्रोसेस। मतलब मैम लिविंग्स में क्या होना चाहिए, लिविंग्स में क्या होना चाहिए, तो लिविंग्स में पहली बात क्या होनी चाहिए, तो लिविंग्स किसको बोलेंगे, जिसमें रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो, जिसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो, और जिसमें तीसरा क्या हो, जिसमें तीसरा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अपने जैसी जाति का निर्माण करने की कैपेसिटी, जिसमें प्रजनन की क्षमता हो, जिसमें प्रजनन की क्षमता हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, जिसकी ग्रोथ हो, जिसकी ग्रोथ हो, जिसकी ग्रोथ हो, जिसमें ग्रोथ मतलब पहले छोटा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, ऐसे उसकी ग्रोथ होती जाए, ठीक है। नेक्स्ट यहां से क्या आएगा, नेक्स्ट जिसमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो,
एक्सक्रीशन क्या होता है हिंदी में जिसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जन की प्रक्रिया, उत्सर्जन की प्रक्रिया। ये कुछ मिनिमम क्वालिटीज हैं, ये 5 जो क्वालिटी लिखी है मैंने, ये 5 मिनिमम क्वालिटीज हैं। अगर इन क्वालिटी में, अगर इन गुणों में 1 से 2 गुण भी किसी के पास हैं तो उस गुण वाले जीव को, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम, लिविंग। और लिविंग्स के बारे में किस साइंस की ब्रांच में स्टडी करते हैं हम, तो किस साइंस की ब्रांच में, बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, आपसे कभी भी एग्जाम में पूछे लिविंग का मतलब क्या होता है, तो आपको क्या बोलना है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो, जिसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो, जिसकी ग्रोथ हो और जिसमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो। ये कुछ क्वालिटीज हैं। अगर मैम इन क्वालिटी में से 2 से 3 क्वालिटी भी किसी जीव के पास है तो उस जीव को हम क्या बोलेंगे, लिविंग। और लिविंग के बारे में स्टडी करने वाली ब्रांच को क्या बोलेंगे हम, बायो या बायोलॉजी बोलेंगे। क्लियर है, एक माइंड में इमेज सेट हो गई होगी आप लोगों के। क्या इमेज सेट हो गई होगी कि हमें किसके बारे में पढ़ना है इस बायोलॉजी में, तो मैम हमें लिविंग्स के बारे में पढ़ना है। और लिविंग की क्या क्या गुण होने चाहिए, जिसमें श्वसन की प्रक्रिया हो, जिसमें पोषण की प्रक्रिया, जिसमें प्रजनन, प्रजनन का मतलब होता है अपने जैसी कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी बोले तो अपना जैसा जाति निर्माण करने की क्षमता, और जिसमें जिसकी ग्रोथ हो, जिसमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो। इन सब में से क्वालिटी जो भी जीव रखता है उसको क्या बोलते हैं हम, लिविंग बोलते हैं। और लिविंग्स के बारे में स्टडी करने वाली ब्रांच बायोलॉजी। क्लियर है, नेक्स्ट देखो। अरे वीडियो सही चल रही है, जिनका नहीं चल रहा है उनके फोन में इंटरनेट की प्रॉब्लम है। वीडियो एकदम क्लियर है, यहां से मैं देख पा रही हूं वीडियो एकदम 100% क्लियर चल रही है। ठीक है मैम, बफरिंग हो रहा है 10 to 15 सेकंड भी ठीक से वीडियो नहीं चल रही है, जूही बोल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा जूही, यहां से तो एकदम क्लियर है जैसे कि मैं देख पा रही हूं। आप इंटरनेट थोड़ा सही देखिए। साउंड नहीं आ रही है जितेंद्र कुमार जी, अगर साउंड नहीं आ रही है तो अनम्यूट कीजिए। एक बच्चा कॉमेंट करके बताना जितेंद्र जी को कि अनम्यूट वाला ऑप्शन लीजिए, अनम्यूट कीजिए। ठीक है, अब देखो, अब एक ध्यान से बात सुनना। नेक्स्ट यहां से आता है कि ये जो बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेज हैं, इस जीव विज्ञान की कितनी ब्रांचेस, कितनी शाखाएं हैं। जैसे मैं अगर बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की 3 मेन ब्रांच होती हैं। क्या क्या ब्रांचेस होती हैं, एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। समझ में नहीं आया तो अमित पटेल जी मैं वापस रिपीट कर देती हूं, अगर आप लेट आए हैं तो लास्ट टाइम मैं रिपीट कर देती हूं कि जो बायोलॉजी है उसमें हम लिविंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। और उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, तो सर जो भी हमारे बॉडी में हार्मफुल एलिमेंट्स बनते हैं, जो खराब तत्व बनते हैं, उनको एक्सक्रीट आउट करने की प्रोसेस को हम उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर है। हाँ देखिए, तो बायोलॉजी जो है इसकी कितनी ब्रांचेज होती हैं, जैसे आपकी केमिस्ट्री की 3 ब्रांच होती हैं, वैसे बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेज होती हैं, तो ध्यान से सुनो, बायोलॉजी की मोर देन 55 ब्रांचेज होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, मायोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, पोमोलॉजी, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। आपने सुना होगा मैं बायोकेमिस्ट्री से पीएचडी कर रहा हूं, मैं सेल बायोलॉजी से पीएचडी कर रहा हूं, आपने सुना होगा मैं माइक्रोबायोलॉजी से पीएचडी कर रहा हूं, मैं बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी कर रहा हूं। तो ये सारी ब्रांचेस किसकी होती हैं, बायोलॉजी की। बट 2 मेन ब्रांच होती हैं बायोलॉजी की, कौन कौन सी, तो देखो नंबर 1 इज बॉटनी, नंबर 1 इज बॉटनी। बॉटनी को हिंदी में कहा जाता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान नाम से क्लियर है। वनस्पति का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे। मैम आपने यहां पर आपने बात बताई लिविंग्स, और लिविंग्स में पेड़ पौधे कहां से आ गए, तो एक बात ध्यान रखना, जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, लिविंग्स होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग्स होते हैं। क्यों होते हैं प्लांट्स लिविंग, तो ध्यान से सुनो, प्लांट में भी रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, प्लांट भी सांस लेते हैं। आपने स्कूल में पढ़ा था प्लांट CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कब, दिन में, रात में अलग प्रोसेस होता है। ठीक है, प्लांट CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो CO2 लेना, ऑक्सीजन छोड़ना, इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया, रेस्पायरेशन का नाम दे दिया। दूसरा यहां पर आते हैं न्यूट्रिशन। आपने सुना होगा प्लांट भी क्या करते हैं, खाना बनाते हैं अपना। कौन से प्रोसेस के द्वारा, कौन से मैकेनिज्म के द्वारा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। तो मैम प्लांट में भी रेस्पिरेशन, प्लांट में भी न्यूट्रिशन। तीसरा, प्लांट में भी रिप्रोडक्शन होता है। आप पढ़ोगे आगे, मेल फ्लावर में गैमेट सेल्स होती हैं, ऐसे फीमेल फ्लावर में होती है, उनमें भी रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन से पूरा जाइगोट बनकर एकदम पूरा फ्रूट और जो आपका फ्लावर होता है
और जो सीड होते हैं उन सब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्लांट की भी ग्रोथ होती है। आपने देखा होगा प्लांट छोटा बड़ा 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 और बड़ा, तो प्लांट में भी ग्रोथ हो गई। उसके बाद प्लांट में भी एक्सक्रीशन होता है, प्लांट में भी उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन क्या होता है? कोई भी हार्मफुल चीज हमारे बॉडी में या प्लांट के किसी पार्ट में बनी और प्लांट को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लांट के लिए वो हार्मफुल है, तो प्लांट उसको क्या कर देगा? एक्सक्रीट आउट कर देगा। लाइक आपने देखा होगा कुछ प्लांट से गोंद मिलता है, गोंद समझते हैं ना, कुछ प्लांट से लैटेक्स जिसे रबर बनाया जाता है वो मिलता है। तो ये दोनों क्या होते हैं? प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। तो मैम प्लांट में भी पांचों की पांचों प्रोसेस हो रही है, इसका मतलब प्लांट भी क्या होना चाहिए? लिविंग होना चाहिए। और हम लोगों में तो पांचों की पांचों प्रोसेस होती हैं। देखो कैसे, हम लोग सांस लेते हैं, हम लोगों में न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, हम लोग रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, हम लोगों की ग्रोथ भी होती है, हम लोगों में एक्सक्रीशन भी होता है। तो मैम बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हमें प्लांट्स के बारे में स्टडी करना होता है, दैट इज नोन एज बॉटनी। बॉटनी क्या होता है? तो बॉटनी में क्या करना है? बॉटनी में आपको क्या बोलना है? तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हमें प्लांट्स के बारे में स्टडी करना होता है उसको क्या बोलते हैं? बॉटनी। और दूसरी मेन ब्रांच कौन सी होती है यहां पर? जूलॉजी। जूलॉजी, लॉजी वर्ड का मतलब होता है टू स्टडी, जू का मतलब होता है एनिमल, एनिमल जिसको हिंदी में कहा जाता है जानवर, जानवर। और जूलॉजी को हिंदी में कहा जाता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हमें एनिमल्स के बारे में स्टडी करना है उसको हम क्या बोलते हैं? जूलॉजी। तो मैम बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बट दो मेन ब्रांच होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 इज बॉटनी, नंबर 2 इज जूलॉजी। बॉटनी में किसके बारे में पढ़ना है? टू स्टडी अबाउट प्लांट्स, और टू स्टडी अबाउट एनिमल्स क्या हो जाएगा? जूलॉजी। अब ध्यान से सुनो एक बात, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप सीजीएल, चाहे आप सीपीओ, चाहे आप एनडीए दे रहे हैं, चाहे आप सीडीएस दे रहे हैं, चाहे आप कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप आरआरबी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप कोई एसएससी जेई वगैरह का, ये जो इंजीनियरिंग वाले कोई भी आप दे रहे हैं, उन सब में, हाँ उन सब में आपको, अगर आप उन सब की बात कर रहे हैं तो आपको 80% कौन सी ब्रांच पढ़नी होती है? जूलॉजी। सिर्फ आपको 20% में क्या पढ़नी है? बॉटनी। 20% में क्या पढ़नी है? बॉटनी। और 80% में क्या पढ़ना है आपको? जूलॉजी पढ़ना है। माइंड में एक इमेज सेट कर लो कि हमें ज्यादा अगर क्वेश्चंस कवर करने हैं तो हमें ज्यादा किस ब्रांच पे ध्यान देना पड़ेगा? जूलॉजी। तो मुझे लगता है आप सब लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि, क्या बात क्लियर हो गई होगी कि जो बायोलॉजी है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। दूसरा, बायोलॉजी में हमें क्या पढ़ना होता है? लिविंग्स के बारे में पढ़ना होता है। लिविंग्स किसको बोलेंगे? इतनी सारी जो प्रोसेस, ये क्वालिटी है वो किसकी होती है? लिविंग की। और कितनी ब्रांचेस होती हैं? 2 ब्रांच। हमें ज्यादा क्या पढ़नी है? हमें ज्यादा, अच्छा एक सेकेंड,
देखो अभी सुनो, फोन में सुनो। अभी ठीक है साउंड? देखिए जल्दी बताइए, साउंड सही है? अभी कमेंट करके बताइए अभी साउंड कैसी है, सही है? साउंड सही है क्या? जल्दी बताइए। हाँ माइक मैंने चेंज कर लिया, जल्दी बताइए साउंड अभी सही है क्या? सही है। ओके, अमित पटेल जी कह रहे हैं यस। सही है, यस। ओके ओके, अब तो ठीक है बिल्कुल। फिर अब क्लास स्टार्ट करूं मैं? साउंड ठीक है? ओके, सारे बच्चे बोल रहे हैं साउंड ठीक है, साउंड ठीक है। अच्छा, अब सारे बच्चों की साउंड ठीक है, अब कोई नहीं बोलेगा साउंड खराब है। ठीक है, चलो मैंने थोड़ा सा इसका माइक की सेटिंग चेंज कर ली है। आई थिंक अब किसी को भी कोई इश्यू नहीं आएगा। अब सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं वापिस से, जहां से भी क्लास छोड़ी मैंने। तो देखिए, हाँ बिल्कुल लाइव हूं मैं, आप भी लाइव है, मैं भी लाइव हूं, बिल्कुल लाइव है। ठीक है, तो देखिए कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, मैंने अभी तक क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया कि जो भी हमारा बायोलॉजी है, बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं। और लिविंग्स का मतलब क्या होता है? जिसमें रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो, जिसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो, जिसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो, जिसमें ग्रोथ का प्रोसेस हो, और जिसमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग्स। और लिविंग्स के बारे में स्टडी करने वाली ब्रांच कौन सी होगी? बायोलॉजी। क्लियर है? बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस होती है मैम? बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बट दो मेन ब्रांच है। कौन कौन सी? नंबर 1 इज बॉटनी और नंबर 2 इज जूलॉजी। अगर मैं बॉटनी की बात करूं तो बॉटनी में हमें क्या पढ़ना होता है? देखो, वनस्पति। वनस्पति का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना है। और अगर मैम आप जूलॉजी की बात करें, जूलॉजी में हमें किसके बारे में पढ़ना है? एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका यहां से क्वेश्चन क्या बनना चाहिए? नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन बनता है कि ये जो बायोलॉजी टर्म है वो किसने दिया? ये जो बायोलॉजी टर्म है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है? तो किस लैंग्वेज का? ग्रीक का। बट ये किसने दिया? तो दो साइंटिस्ट हैं, एल एंड टी। एल एंड टी, एल का मतलब होता है लैमार्क और टी का मतलब होता है ट्रेविनेरियस। ट्रेविनेरियस, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर कौन सा वर्ड दिया? बायोलॉजी वर्ड दिया। ठीक है, बायोलॉजी किस लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक का हो गया। क्या मतलब है? इतना सारा मतलब है। बायोलॉजी की ब्रांच होगी ये दो। नेक्स्ट यहां से आता है कि ये जो मैंने बॉटनी लिखा है, ये जो मैंने बॉटनी लिखा है, बॉटनी का मतलब क्या होता है? प्लांट्स के बारे में स्टडी करना। तो यहां से क्वेश्चन आते हैं कि हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? ध्यान से सुनना, अब कमेंट मत करो। अब साउंड भी सही है, वीडियो भी सही है। अब जिनके फोन में वीडियो वगैरह सही नहीं है तो प्लीज वो अपना इंटरनेट का कनेक्शन सही करवा लें, क्योंकि यहां से 100% सही है। ठीक है, तो देखिए जो पहली ब्रांच लिखी है मैंने बॉटनी, बॉटनी को जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? तो वो जो बॉटनी के फादर है वो कौन है? थियोफ्रेस्टिस। थियोफ्रेस्टिस। तो आपको लिखना है थियोफ्रेस्टिस इज द फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रेस्टिस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि मैम हमने थियोफ्रेस्टिस को फादर ऑफ बॉटनी क्यों बोला? इन्होंने कुछ ना कुछ मेजर काम किया होगा प्लांट, मतलब देखो कौन सी ब्रांच है ये? प्लांट वाली। तो कुछ ना कुछ उन्होंने मेजर वर्क किया होगा। क्या काम किया? तो ध्यान से सुनो, ये जो थियोफ्रेस्टिस ने, इन्होंने क्या किया? प्लांट की मोर्फोलॉजी के बारे में बताया। प्लांट की मोर्फोलॉजी के बारे में बताया। अब मैम यहां पर मोर्फोलॉजी टर्म का मतलब क्या है? मैम हमें तो पता ही नहीं है कि मोर्फोलॉजी होता क्या है। हिंदी में इसको कहा जाता है अकारिकी। अकारिकी, पादप अकारिकी। देखो मोर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मैंने आपको एक प्लांट दिखाया, मैंने बोला ये मैंगो का प्लांट है, ये देख लीजिए मैंगो का ट्री लगा हुआ है, ये आम का पेड़ है ये। अब मुझे इसकी मोर्फोलॉजी बताइए। मोर्फोलॉजी का मतलब है एक प्लांट को देखकर आउटर क्या क्या पार्ट्स आपको दिख रहे हैं उस प्लांट के बारे में। आप मुझे क्या बताओगे? मैम इसकी मोर्फोलॉजी में एक रूट आ गया, रूट वाला पार्ट है जड़ों वाला। एक स्टेम आ गया, तने वाला पार्ट है। उसके ऊपर अगर फ्लावर है तो फ्लावर के बारे में पढ़ना, उसके ऊपर फ्रूट है तो फ्रूट के बारे में पढ़ना है, लीफ है तो लीफ के बारे में पढ़ना। रूट, सूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, मतलब मैम ये सारे पार्ट्स किसके हैं? प्लांट
की। और प्लांट के क्या होते हैं? आउटर पार्ट होते हैं। और इन आउटर पार्ट के बारे में पढ़ने वाले टर्म को क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। तो मैम जो थियोफ्रेस्टिस है उन्होंने प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी की, और मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करके और कम से कम 500 प्लांट के इन्होंने साइंटिफिक नेम दिए, और साथ में इन 500 प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी की। ठीक है, 500 प्लांट के साइंटिफिक नेम दिए। आपने सुना होगा अगर कोई लिविंग चीज है बायोलॉजी में, तो उसका साइंटिफिक नेम होता है, उसका वैज्ञानिक नाम होता है। लाइक हम लोगों का वैज्ञानिक नाम क्या है मैम? होमो सैपियंस है। लाइक आपने पढ़ा होगा मेंढक का साइंटिफिक नेम क्या होता है? राना टिग्रीना। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा कि जो मैंगो का प्लांट होता है, मैंगो का ट्री होता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? मैजिफर इंडिका। तो मैम अगर कोई भी लिविंग चीज है साइंस में, तो उसका क्या होना चाहिए? साइंटिफिक नेम, या उसका क्या होना चाहिए? वैज्ञानिक नाम होना चाहिए। तो मैम थियोफ्रेस्टिस जी ने क्या किया? बॉटनी वाली ब्रांच में क्या किया इन्होंने? प्लांट मॉर्फोलॉजी मतलब प्लांट के आउटर कैरेक्टर के बारे में बताया। और कितने प्लांट के? 500 प्लांट के आउटर कैरेक्टर के बारे में बताकर और उनके साइंटिफिक नेम दे दिया। इतना बड़ा काम तो हम थियोफ्रेस्टिस को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टिस। दूसरी ब्रांच कौन सी आती है? तो दूसरी यहां से ब्रांच है जूलॉजी। और जू का मतलब होता है एनिमल, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हमें एनिमल्स के बारे में स्टडी करना होता है। अब आप बोलोगे मैम एक में तो आपने पढ़ा दिया प्लांट्स के बारे में, एक में आपने पढ़ा दिया जानवरों के बारे में, तो हम लोग कहां रह गए? हम ह्यूमन बींग्स कहां आएंगे? तो एक बात याद रखना, हमारा जो साइंस में मेजर किंगडम होता है, हम साइंस की किस ब्रांच में आते हैं? तो हम लोग आते हैं जूलॉजी में। तो जहां पर मैंने एनिमल लिखा है, तो वहां पर एकदम मतलब समझने वाली, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड करने वाली बात है कि वहां पर किसके बारे में स्टडी होती है? साथ में ह्यूमन बींग्स के बारे में भी स्टडी होती है। अब क्वेश्चन आएगा, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? फादर ऑफ जूलॉजी या जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो फादर ऑफ जूलॉजी इज अरिस्टोटल, जिनको हिंदी में क्या कहा जाता है? अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब मैम अगेन क्वेश्चन आता है कि ये जो अरिस्टोटल जी हैं इन्होंने क्या किया? तो अरिस्टोटल जी ने क्या किया? एक बुक लिखी। बुक का नाम क्या था? एक बुक लिखी, एक पुस्तक लिखी। ध्यान से सुनना, कौन सी बुक? तो हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। हिंदी में कोई बुक का नाम नहीं होता, इंग्लिश में ही होता है, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। अब इस बुक में ऐसा क्या लिखा? तो इन्होंने ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करके और 500 एनिमल्स के साइंटिफिक नेम देकर और उनके बारे में स्टडी की। देखो इन्होंने क्या किया, यहां पर बॉटनी वाले फादर ने, थियोफ्रेस्टिस जी ने क्या किया? प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी की और बुक में लिख दिया था अपनी द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, जो बुक थी उसमें लिख दिया था। और जो एरिस्टोटल जी है उन्होंने क्या किया? हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया बुक बनाई और उस बुक में बनाकर 500 एनिमल्स की फिजियोलॉजी के बारे में बताया। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में जब आउटर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं तो वहां पर टर्म यूज करते हैं मॉर्फोलॉजी। अगर हम एनिमल के बारे में स्टडी कर रहे हैं आउटर स्ट्रक्चर के बारे में, तो वहां पर हम टर्म, यहां पर जो हम शब्द यूज करते हैं उसको क्या कहा जाता है? उस शब्द को हम कहते हैं, तो उसमें फिजियोलॉजी कहा जाता है। तो इन्होंने एनिमल्स पे स्टडी की। एनिमल्स वाली ब्रांच कौन सी? जूलॉजी। इन्होंने प्लांट पे स्टडी की, इसलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी, इनको फादर ऑफ जूलॉजी। अब मुझे एक बात बताओ, प्लांट पे स्टडी करना इजी है या एनिमल पे? तो मैम प्लांट पे स्टडी करना इजी होता है। और जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स की तो बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, अलग अलग एनिमल की अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। तो मैम ज्यादा टफ काम किसका था? एरिस्टोटल जी का। तो एरिस्टोटल जी को हमने क्या बोला? फादर ऑफ जूलॉजी और एज वेल एज फादर ऑफ बायोलॉजी। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल या अरस्तु। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टिस। और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरिस्टोटल। आपके यहां से कितने क्वेश्चंस क्लियर हो गए? आपके 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए। इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से आपके 5 क्वेश्चंस क्लियर हो गए। क्या क्या? ध्यान से सुनना, कमेंट करने में ध्यान मत दो। पहला क्वेश्चन था बायोलॉजी किस लैंग्वेज का वर्ड है, किस भाषा का शब्द है बायोलॉजी? आपको आंसर क्या करना है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक भाषा का
शब्द है। नेक्स्ट पॉइंट में पूछे बायोलॉजी जो टर्म है वो किसने दिया? लेमार्क एंड ट्रेविनेरियस ने दिया। लेमार्क एंड ट्रेविनेरियस, LNT जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, उन्होंने दिया। नेक्स्ट पूछे फादर ऑफ बायोलॉजी, अरिस्टोटल या अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट पूछे बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेज हैं? बहुत सारी। मेन कितनी होती हैं? 2। फादर ऑफ बॉटनी पूछे थियोफ्रास्टिस, फादर ऑफ जूलॉजी पूछे अरिस्टोटल। ये 5 क्वेश्चन याद करो, इसके अलावा आपको यहां से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब लिविंग्स किसको बोलेंगे? तो लिविंग्स किसको बोलेंगे मैम? जिसकी ग्रोथ हो, जिसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो, और जिसमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो, जिसमें रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो, जिसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो, इतनी सारी प्रोसेस रखने वाले जीव को हम क्या बोलते हैं? लिविंग। और लिविंग के बारे में स्टडी करने वाली ब्रांच साइंस की कौन सी हो जाएगी? बायोलॉजी हो जाएगी। हाँ ठीक है, चलो बुक कौन सी ले? आप थोड़ा सा रुक जाइए, सारी की सारी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगी, कौन सी बुक लेनी है, कहां से पढ़ना है, कहां से एमसीक्यूज करने। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। इतना पढ़ाया जा रहा है, 4-5 दिन तो आप ढलिए इसके अंदर, थोड़ा सा एनवायरनमेंट सूट कीजिए, थोड़ा सा रुकिए, मैं सब कुछ बता दूंगी, आप डोंट वरी, सारी चीजें बता दूंगी, ठीक है। साउंड बिल्कुल सही है। जूही, अगर बफरिंग हो रही है तो बेटा यहां से बिल्कुल एकदम क्लियर है बफरिंग, तो आपको वो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से बफरिंग हो रही होगी, तो प्लीज अपना इंटरनेट कनेक्शन देख लीजिए। पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा अमित पटेल जी, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको पीडीएफ मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी चीजें सही हो जाएंगी। तुम लोग ऑफिसर बनने जा रहे हो, इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो? थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखो। आप लोग इंडिया में रहते हो, इंडिया में पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारा कुछ सही हो जाएगा। तुम लोग बच्चे थोड़ी हो स्कूल के, जो रबर नहीं मिला, जो पेंसिल नहीं मिला तो एकदम ऐसा हो गया। हाँ, वीडियो बाद में देख सकते हैं, कितनी भी बार देख सकते हैं वीडियो। थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारी चीजें क्लियर होंगी। जब कोई मार्केट में नई चीज आती है तो यूजर फ्रेंडली होने में थोड़ा टाइम लगता है। लाइक मुझे आज भी जोमेटो नहीं चलाना आता है, मुझे आज भी पेटीएम के कुछ फीचर्स नहीं पता होंगे, क्योंकि इतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं हुई हूं मैं, नहीं मैंने यूज किया है। बट जब आप 2-3 क्लास कर लेंगे तो आप इको फ्रेंडली हो जाएंगे, एकदम पूरा आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी रही ऐप का, तो ऐप अपडेट होने वाली है, बिल्कुल एकदम स्मूथ चलेंगी। आप थोड़ा सा तो यार कोऑपरेट करो यार, इतना नहीं करना चाहिए ना, है ना, ठीक है। कल का पीडीएफ नहीं मिला तो सर का चैप्टर फिनिश नहीं हुआ होगा, इसलिए नहीं मिला होगा आपको पीडीएफ। और अगर नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, आज अपलोड हो जाएगा। डोंट वरी, डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखो। तुम लोग ऑफिसर बनने जा रहे हो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। बिल्कुल एक्सपायरी डेट बढ़ जाएंगे। इतने दिन 4-5 दिन क्लास नहीं हुई मोहित जी, तो बिल्कुल एक्सपायरी डेट बढ़वा देंगे हम। तुम लोगों की अगर प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैं सारी सुन लूंगी। अब देखो, अब आती है नेक्स्ट बात। मैं एक पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूं आपका जूलॉजी में। पहले मैं जूलॉजी करवाऊंगी, उसके बाद मैं बॉटनी करवाऊंगी, ठीक है। अब जूलॉजी में सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रही हूं, यहां पर मैं ध्यान से सुनना। सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रही हूं मैं ब्लड। सबसे पहला चैप्टर ब्लड। अब कोई बात नहीं करेगा, आपस में कोई कमेंट नहीं करेगा, कुछ भी फालतू कमेंट नहीं करेगा, बाद में पढ़ेंगे कमेंट वमेंट सब, ठीक है। देखो, मैंने यहां चैप्टर का नाम लिखा है ब्लड, और इस ब्लड को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो सबसे पहला, ब्लड को हिंदी में कहा जाता है रुधिर, या मैंने यहां पर ऑब्लिक लगा के लिखा है रक्त। आप इन दोनों वर्ड में से हिंदी में आप कुछ भी बोल सकते हैं। ध्यान से सुनो, ब्लड को हिंदी में कहा जाता है रुधिर या रक्त कहा जाता है। अब सुनो, इस चैप्टर का कंपटीशन एग्जाम, अगर आप कोई वनडे एग्जाम देने वाले हैं तो ब्लड से ज्यादा जरूरी कोई चैप्टर नहीं है बायोलॉजी की ब्रांच में। इतने क्वेश्चंस बनते हैं यहां से जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। कोई भी एग्जाम आप उठाकर देख लो। मुझे आज भी याद है, जो लास्ट साल पे सीजीएल का पेपर हुआ था 16 अगस्त का, पेपर उठाकर देखना, मॉर्निंग शिफ्ट का 4 क्वेश्चंस आए थे, चारों के चारों ब्लड से पूछ लिए गए। बहुत क्वेश्चंस बनने हैं, कैसे बनने, क्या बनने, सब आपको समझ में आएगा। बस तुम लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना है और थोड़ा सा कोऑपरेट करना है, ठीक है। देखिए, देखो, सबसे पहला यहां से क्या पॉइंट बनता है इस ब्लड वाले चैप्टर से? पहली बात तो मैम, इस ब्लड से हमें बताओ कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो सुनो, इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ब्लड में आपने थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा होगा, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। उसके बाद आरबीसीज कहां बनती हैं, आरबीसी होती क्या है, उनका फंक्शन क्या होता है, डब्ल्यूबीसीज क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, प्लेटलेट्स क्या होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे क्वेश्चन है यहां से।
देन दूसरा पार्ट आता है ब्लड ग्रुप। कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, यूनिवर्सल रिसीवर क्या होता है, उससे सारा के सारा बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। जब मैं ये चैप्टर फिनिश करवाऊंगी तो ट्रस्ट करो मेरी बात पे, आप खुद से अगर आप एमसीक्यूज बनाओगे तो कम से कम 200 से 300 क्वेश्चंस आप अपने आप ऑटोमेटिकली आप आंसर कर दोगे। अपने आप से आप क्वेश्चन पूछोगे, अपने आप ही आप उनका आंसर कर दोगे। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आते हैं कि साइंस की उस ब्रांच का नाम बताओ। मैंने अभी बताया था बायो की बहुत सारी ब्रांच होती हैं, लाइक कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, मायोलॉजी, माइकोलॉजी। ऐसे ही साइंस की उस ब्रांच का नाम बताओ, विज्ञान की उस शाखा का नाम बताओ जिसमें हमें ब्लड के बारे में पढ़ना होता है। तो देखो, स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी। हिंदी में हो जाएगा रुधिर के बारे में अध्ययन करने वाली शाखा को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। क्लियर है? अब इस हेमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है, लॉजी टर्म का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। और जब भी आप साइंस में हिमैटो या हिम या हिमैटिक टर्म देखेंगे उसका मतलब क्या होता है, ब्लड। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हमें ब्लड के बारे में स्टडी करना होता है उसको क्या बोला जाता है, हिमैटोलॉजी। जब आप स्टडी की बात कर रहे हैं, ब्रांच की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या लग जाता है, एलओजीवाई। बट जब अगर आप डॉक्टर की बात कर रहे हैं, लाइक आपने सुना होगा हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहा जाता है, और जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। जब आप स्टडी करते हैं तो आगे लग जाता है लॉजी। जब आप डॉक्टर का नाम लिखते हैं, उस स्पेशलिस्ट, उस ब्रांच के स्पेशलिस्ट डॉक्टर का नाम लिखते हैं तो आगे क्या लग जाता है, आईएसटी। तो आपसे पूछे कि जो ब्लड स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो उनका नाम होगा हेमेटोलॉजिस्ट। हेमेटोलॉजिस्ट। अगर डॉक्टर की बात करूं तो उनका नाम क्या हो जाएगा, हेमेटोलॉजिस्ट। हेमेटोलॉजिस्ट। अगर स्टडी की बात करूं लॉजी लग जाता है, यहां पर क्या लग जाता है, आईएसटी लग जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखो यहां से ब्लड से नेक्स्ट आता है कि ये जो ब्लड है वो हम किस सिस्टम में पढ़ते हैं, किस तंत्र में पढ़ा जाता है, इस ब्लड को किस सिस्टम में पढ़ा जाता है। देखो मैम, सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसके लिए आप यहां पर आओ, इस सारी चीज को भूल जाओ, यहां पर आओ, कुछ आपको बातें क्लियर कर दी हूं मैं। जो बातें, ऐसी बातें जो आपने स्कूल में पढ़ रखी हैं, हाँ बिल्कुल ऐप अपडेट हो जाएगी, डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब हो जाएगा। देखो सिस्टम का मतलब क्या होता है, आपने स्कूल में पढ़ा था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यह आपने पढ़ा था, कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई होती है। करेक्ट है, पढ़ा था सबने, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है कि आपने सेल को बेसिक यूनिट क्यों बोला, सेल को बेसिक यूनिट क्यों बोला, कोशिका शरीर की जो बेसिक यूनिट है तो वो क्यों है। ठीक है, हाँ, इट्स पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं सिस्टम का नाम बता रही हूं, सिस्टम क्या मतलब क्या होता है, शिवम कुमार जी, आनंद कुमार जी, वो बता देती हूं। देखो हमने सेल को क्यों बोला, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे आंसर करेंगे मैम हमारा जो बॉडी होता है उसका निर्माण किससे होता है, सेल से होता है। देखो सबसे पहले जो हमारे बॉडी में जो स्ट्रक्चर बनती है अंडे के फर्टिलाइज होने के बाद, अगर कोई लिविंग चीज बन रही है, भैया मैं यहां पर नॉन लिविंग चीज की बात करने वाली ही नहीं हूं। जब मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो हमेशा नॉन लिविंग की बात करूंगी, जब मैं यहां पढ़ाऊंगी तो हमेशा मैं क्या बात करूंगी, यहां पर मैं हमेशा आपको लिविंग के बारे में पढ़ाई कराऊंगी। जब हम लिविंग्स की बात करते हैं, जब हम सजीवों की बात करते हैं, तो जब एग फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वहां पर सबसे पहली जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सेल। और सबसे पहली जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है वो सिंगल सेल जो बनता है, एक ही सेल, ऐसे एक सेल बनेगा जिसको जाइगोट भी बोल सकते हैं हम, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल। एक सिंगल सेल बनी, एक कोशिका बनी। अब क्या होता है, ये सेल अपने आप को डिवाइड करके ऐसे बहुत सारी सेल्स बना लेता है। एक प्रोसेस होता है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, जो आप आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो मैम एक सेल बनी, उस सेल ने अपने आप को डिवाइड करके बहुत सारी लाखों करोड़ों सेल्स बना दी, लाखों करोड़ों नंबर में कोशिकाएं बना दी। और जब ये बहुत सारी सेल्स, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़कर क्लम्प करती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, तो उस जुड़ी हुई स्ट्रक्चर को आप नाम देते हैं टिश्यूज। उसको नाम क्या देते हैं आप, टिश्यूज, या हिंदी में क्या कहा जाता है उसको,
उत्तक नाम दिया जाता है, उत्तक। ठीक है, तो मैम सबसे पहले सेल बनी और सेल आपस में जुड़कर क्या बनाती हैं, टिश्यूज। और ये टिश्यूज जब आपस में जुड़ते हैं तो ये टिश्यूज, जैसे सेल ने टिश्यूज बनाए, इन टिश्यूज में भी सेल डिवीजन होता है और टिश्यूज डिवीजन होता है। उसके बाद लाखों करोड़ों टिश्यूज आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं, एक जैसे टिश्यूज है वो एक साइड, दूसरे टिश्यूज दूसरे साइड, और आपस में जुड़कर ये ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, ऑर्गन अंग बना देते हैं, जैसे हाथ, कान, नाक, पैर, गला, इतने सारे ऑर्गन्स। और जब ऑर्गन जुड़ते हैं आपस में तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, अंग तंत्र बनाते हैं। सिस्टम का मतलब क्या होता है, वही समझाने के लिए मैं यहां पे आई हूं। देखो सिस्टम का मतलब क्या होता है, वो सारे ऑर्गन जो एक जैसा काम करते हैं, उन सारे सिस्टम को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं, उन सारे ऑर्गन्स को मिलाकर हम क्या नाम दे देते हैं, सिस्टम। लाइक आपने बहुत सारे सिस्टम का नाम सुना होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, ऐसी परिसंचरण तंत्र। और इतने सारे जब सिस्टम मिलते हैं तो क्या बनता है, एक बॉडी बनता है, एक शरीर का निर्माण होता है। अल्टीमेटली ये बॉडी कहां से बन रहा है, सेल से। अगर सेल नहीं होती तो क्या नहीं बनता, टिश्यूज। टिश्यूज नहीं होते तो क्या नहीं बनता, ऑर्गन। ऑर्गन नहीं होता तो क्या नहीं बनता, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम नहीं होता तो क्या नहीं बनता, तो आपका बॉडी का निर्माण नहीं होता। अब देखो मैंने यहां पर ब्लड क्या लिखा है, ब्लड में मैं अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखने वाली हूं कि ब्लड के सिस्टम की तरह काम करता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह काम करता है। अब मुझे बताओ वहां से देखकर सिस्टम किससे बनते हैं, ऑर्गन से बनते हैं। तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, परिसंचरित अंग की तरह काम करता है। या हम इसको किस सिस्टम में पढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ब्लड जो ब्लड है वो किसका काम करता है, सर्कुलेशन का काम करता है। अब मैम ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना, फिर वापस आना, फिर जाना, फिर वापस आना। तो जो ब्लड है वो हमारे बॉडी में ऊपर यहां से जो स्कल वाला पार्ट है, यहां से लेकर जो नीचे आपका पार्ट है, आपका जो पैर वाला पार्ट है, वहां तक ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। तो ब्लड के सिस्टम की तरह काम कर दिया मैम, ब्लड ने सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह काम कर दिया। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ब्लड किस सिस्टम का पार्ट है, आपको आंसर क्या देना है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, परिसंचरित अंग का पार्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ब्लड को कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। हिंदी में कहा जाता है संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक। देखो कनेक्टिव टिश्यूज का मतलब क्या होता है, सेल से क्या बनते हैं, टिश्यूज। टिश्यूज बहुत सारे टाइप के होते हैं। एक टाइप होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है वो टिश्यूज जो ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है, जो बहुत सारे ऑर्गन्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब मैम ब्लड ने कैसे जोड़ दिया बहुत सारे ऑर्गन्स को, तो ध्यान से सुनो, हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या क्या चीजें, और आपने स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है इन चीजों को। देखो क्या क्या चीजें होती हैं हमारे ब्लड के अंदर। जब भी मैं आपसे कोई भी चीज पूछूं कि इन चीज, ये जो क्वेश्चन है यहां से सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे आपको। देखो सब कुछ कहां घुला हुआ होता है, हमारे ब्लड के अंदर। सब कुछ हमारे ब्लड के अंदर घुला हुआ होता है। अब मैम सब कुछ का मतलब क्या है, तो सब कुछ का मतलब सुनो, हमारे ब्लड में क्या क्या घुला हुआ होता है। आपने सुना होगा हमारे बॉडी में ऑक्सीजन गैस होती है। क्यों होती है ऑक्सीजन गैस, वो सब बात की बात है, वो सब भूल जाओ। जितना बस मैं पढ़ा रही हूं, मैं सारा का सारा आपका डाउट क्लियर करूंगी, उतना का उतना आप बस पढ़ते जाओ, ठीक है। देखो ऑक्सीजन गैस होता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट कौन करता है, या ऑक्सीजन कहां घुला हुआ होता है, आपका आंसर क्या होना चाहिए, ब्लड। हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां घुली हुई होती है, ब्लड के अंदर। नेक्स्ट, हमारे बॉडी में कुछ मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स बोले तो खनिज पदार्थ। कौन कौन से, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया। ये सारे कहां होते हैं, ब्लड के अंदर होते हैं। नेक्स्ट मैंने पूछा कि न्यूट्रिएंट कहां होते हैं। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, पोषक तत्व।
पोषक तत्व मतलब जो पोषण की प्रक्रिया में काम आते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, फैट हो गया, ये सब भी कहां घुला हुआ? ब्लड के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पानी, हमारे ब्लड में क्या होता है? पानी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है? यूरिन। यूरिन भी कहां घुला होता है? ब्लड के अंदर। तो ये इतनी सारी चीजें हैं मैम, ये किसके अंदर घुली हुई हैं? ब्लड के अंदर घुली हुई हैं। और ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन, CO2, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, पानी, इन सब को सर्कुलेट कहां करके आता है? तो हमारी सेल्स या हमारे ऑर्गन्स के बीच में ट्रांसफर करके आता है। हमारे सेल्स में हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी कहां से मिलती है? तो ये जो इतनी सारी चीजें हैं वो कहां पर होती है? हमारे ब्लड के अंदर होती है। तो इन सब चीजों से एनर्जी मिल जाती है। इससे नहीं, यूरिन से नहीं मिलेगी एनर्जी, यूरिन में तो हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज होती है, इनसे एनर्जी मिलती है। तो ब्लड क्या करता है? सारे के सारे ऑर्गन्स के बीच में सर्कुलेट होता रहता है। जब ब्लड सर्कुलेट होगा तो किसका सर्कुलेशन होगा? ऑक्सीजन का। किसका? CO2। किसका? मिनरल्स। किसका? न्यूट्रिएंट। किसका? पानी। तो ब्लड ने सारे ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो ब्लड को हमने कैसा टिश्यू बोल दिया? ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। रुधिर एक संयोजी उत्तक है। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ब्लड किस ऑर्गन की तरह, ऑर्गन नहीं है बट ऑर्गन की तरह काम करता है, सर्कुलेटरी ऑर्गन की तरह। किस सिस्टम में पढ़ते हैं हम? सर्कुलेटरी सिस्टम में। कैसा टिश्यू है? संयोजी उत्तक या कनेक्टिव टिश्यू है। क्या क्या घुला हुआ होता है हमारे ब्लड के अंदर? इतनी सारी चीजें कहां घुली हुई होती है? हमारे ब्लड के अंदर होती हैं, ठीक है। इतना पढ़ देंगे। नेक्स्ट देखिए, हाँ, लिगामेंट, टेंडन भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं शिवम जी। वो आगे की बात है, वो यहां पे नहीं, वो स्केलेटल सिस्टम की बात है, वो यहां नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, नेक्स्ट आता है कि जो हमारे बॉडी में, मैं इतनी देर से चिल्ला रही हूं, ब्लड होता है, ब्लड होता है, कितना होना चाहिए बॉडी में? ब्लड होना कितना चाहिए? तो देखो कितना ब्लड होता है। अगर मैं बात कर रही हूं लड़कों की, तो लड़कों में होना चाहिए कितना? तो लड़कों में होना चाहिए 5 से 6 लीटर। मेल, मेल का मतलब है नर, नर बॉडी में, नर शरीर में कितना होना चाहिए? 5 से 6 लीटर। अगर मैं बात कर रही हूं फीमेल, फीमेल का मतलब है मादा, मादा शरीर में कितना होना चाहिए? 4 से 5 लीटर। और टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट होना चाहिए? 7%। तो मैंने आगे लिख दिया 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट, 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। और हिंदी में क्या हो जाएगा? कुल वजन का 7% होना चाहिए। कुल वजन का कितना परसेंट? 7%। हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो हमेशा बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। तो कुल वजन का कितना परसेंट? अगर मैं ऑन एन एवरेज की बात करूं, लड़कों में 5 से 6 लीटर और लड़कियों में कितना? 4 से 5 लीटर। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, मैम लड़कियों में ब्लड कम है तो है क्यों? क्यों होता है लड़कियों में ब्लड कम? तो इसका रीजन सुन लीजिए। पहला रीजन इसका क्या होता है? देखो, लड़कियों में 4 से 5 लीटर कम नहीं है। लड़कों के कंपैरिजन में, अगर लड़कों से कंपेयर कर रहे हैं, अगर लड़कों से कंपेयर कर रहे हैं तो लड़कियों में आधे से 1 लीटर ब्लड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब कम क्यों होता है उसका भी रीजन सुनो। इसके 2 रीजन होते हैं। पहला, जो लड़कियां होती हैं उनका वेट थोड़ा कम होता है लड़कों के कंपैरिजन में, आप जानते ही हैं। दूसरा देखो, दूसरा हमारा जो ब्लड होता है, आपने पढ़ रखा है, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने 3 टर्म कभी ना कभी सुने होंगे। क्या क्या? हमारा जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर 3 टाइप की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 इज RBC, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉप्स्यूल्स, लाल रुधिर कोशिका या लाल रुधिर कणिका। दूसरी आपने सुन रखी होंगी WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉप्स्यूल्स। तीसरा देखिए, हाँ सब नोट्स मिलेंगे, अरे रुक जाओ, सब नोट्स मिलेंगे, रुक जाओ, सारी की सारी तुम चुप तो रहो यार। 3 नंबर पे आपने एक टर्म सुन रखा होगा, प्लेटलेट्स। 3 नंबर पे आपने टर्म सुना होगा, प्लेटलेट्स। तो हमारे ब्लड में 3 टाइप की सेल्स होती हैं, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स। अगर मैं बात कर रही हूं हमारे ब्लड की, ह्यूमन ब्लड की, तो एक क्वेश्चन आता है ह्यूमन ब्लड में इन तीनों में से सबसे ज्यादा सेल्स कौन सी होती हैं? तो सबसे ज्यादा हमारे ब्लड में क्या होती हैं? RBC,
देन कौन सी होती है? बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि WBC। नहीं, WBC जो होती है वो थाउजेंड्स में होती हैं। RBCs होती हैं वो मिलियंस में होती हैं। मैंने M लिख दिया इसके नीचे, RBCs मिलियंस में होती हैं। देन PL फॉर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स किस में होती हैं? L का मतलब लैक्स में, लाखों में। और उसके बाद क्या होती हैं? उसके बाद होती हैं WBC, और WBC किस में होती हैं? थाउजेंड्स में होती हैं। तो यहां से क्वेश्चन क्या क्लियर हो रहा है आपका? आपसे पूछे ब्लड में सबसे ज्यादा क्वांटिटी वाली सेल्स कौन सी हैं? RBC। ब्लड में सबसे कम क्वांटिटी वाली सेल्स कौन सी हैं? WBC। अब सुनो, मैं यहां पर क्यों बता रही हूं ये कि मैम आप तो बता रही थी लड़कियों में ब्लड कम क्यों होता है, आप कहां पहुंच गई? तो सुनो, हमारे ब्लड में 3 टाइप की सेल्स होती हैं। सबसे ज्यादा कौन सी होती हैं? RBC। और RBC को ब्लड की मेन सेल्स कहा जाता है। RBC को रुधिर की मुख्य कोशिकाएं कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसका भी रीजन सुनो। क्यों? क्योंकि जो ब्लड का मेन काम होता है वो मेन काम कौन करता है? RBC। अब ब्लड का मेन काम क्या होता है? कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इतने क्वांटिटी का ब्लड है तो है क्यों, इसका काम क्या है, तो आपको बोलना है ब्लड का मेन काम क्या होता है? किसको ट्रांसपोर्ट करना? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। और ब्लड में जो ब्लड का मेन काम होता है, क्या मेन काम? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। वो कौन सी सेल्स करती हैं? RBC। इसीलिए हम ब्लड की मेन सेल्स किसको बोलते हैं? RBC को। तो अब सुनो ध्यान से, ब्लड में मेन सेल्स कौन सी होती हैं? RBC। और लड़का और लड़की के बॉडी में सिर्फ RBC का डिफरेंस होता है। लड़कों में थोड़ी सी RBC ज्यादा, लड़कियों में थोड़ी सी RBC कम। जब लड़कों में RBC ज्यादा तो लड़कों में मेन सेल्स ज्यादा, तो लड़कों में थोड़ा सा खून क्या हो गया? ज्यादा। और लड़कियों में थोड़ा सा RBC कम होता है तो ब्लड की मेन सेल्स कम, तो लड़कियों में खून क्या हो गया? कम। तो आपके दो नहीं 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए यहां से। पहला क्या कि हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा सेल्स कौन सी? RBC। सबसे कम कौन सी? WBC। और तीसरा क्वेश्चन, लड़का और लड़की के ब्लड में कौन सी ब्लड सेल्स का डिफरेंस होता है? कौन सी ब्लड सेल्स का अंतर होता है? कौन सी? RBC। सिर्फ RBC। कितनी क्या होती है वो आगे की बात है। बता देंगे कि लड़का लड़की में ब्लड का डिफरेंस क्यों है क्वांटिटी का? हाँ मैम, बहुत अच्छे से बता देंगे। अच्छा, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो थैंक यू सो मच MD तब्रेज अहमद। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो ठीक है। और ब्लड का मेन फंक्शन क्या हो गया? किसको ट्रांसपोर्ट करना? तो किसको ट्रांसपोर्ट करना मैम? ऑक्सीजन को। ठीक है, ये क्वांटिटी कुल वजन का कितना %? 7%। अब नेक्स्ट आता है कि ये क्वांटिटी इतनी होती है वो किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं हम? ठीक है, किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? हेलो मैम, आई एम नॉट श्योर लाइव वीडियो थ्रू सर। नहीं, वेबसाइट के थ्रू ही आप देख पा रहे होंगे। वेबसाइट में लाइव क्लासेस में जाइए, वहां पर साइंस स्पेशल 2 नंबर वाले बैच पे देखिए, बिल्कुल दिख जाएगा। ठीक है, देखिए ब्लड को कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं कि ब्लड को किस इंस्ट्रूमेंट से, किस यंत्र से नापा जाता है? तो ब्लड इज मेजर्ड बाय हेमोसाइटोमीटर इंस्ट्रूमेंट। हेमोसाइटोमीटर या इसको हीमोसाइटोमीटर भी कहा जाता है। दोनों ही एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है, तो आपको ये दिखना है ब्लड इज मेजर्ड बाय हीमोसाइटोमीटर या हेमोसाइटोमीटर इंस्ट्रूमेंट। रुधिर का या खून का जो मेजरमेंट करने की जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो यंत्र होता है, उसको क्या बोलते हैं? हीमोसाइटोमीटर या हेमोसाइटोमीटर कहा जाता है। जैसे बीपी वाले को क्या बोलते हैं हम? जिसे बीपी मेजर करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर, है ना? वैसे ही ब्लड वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं हम? हेमोसाइटोमीटर या हीमोसाइटोमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन आते हैं कि हमारा जो ब्लड है उसका कलर कैसा होता है? आपने देखा होगा आपके खून का कैसा कलर है? तो मैम हमारे खून का तो लाल रंग है। अब एक बात ध्यान से सुनो, जब भी आप साइंस में, बायो में, जब भी आप, हाँ हेमोसाइटोमीटर सही बताया आपने, बहुत सही बताया। अमित कुमार आपका कमेंट दिख रहा है। शिवम पांडे जी नमस्ते। देखिए हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है? लाल रंग होता है। बस तुम लोग जब मैं पढ़ाऊं ना तो बीच में कमेंट करके मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। एंड में हमेशा 5 से 10 मिनट जब भी क्लास होगी मैं आपके हमेशा डाउट लिया करूंगी। ठीक है, देखो हमारे ब्लड का कैसा रंग है? लाल रंग है। अब जब भी आप साइंस में कोई भी कलर पढ़ो, चाहे आप ब्लैक, ब्लू, आप येलो पढ़ो, आप रेड पढ़ो, आप कोई भी कलर पढ़ो, व्हाइट कलर पढ़ो, उस कलर के पीछे हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है एक कलरिंग पिगमेंट।
उस कलर के पीछे हमेशा पिगमेंट का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे एक कॉमन सा बताती हूं, आपने सुना होगा कि प्लांट का जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी प्रेजेंस से होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से, पर्णहरित की वजह से होता है, पढ़ा है ना। ऐसे ही हमारे बॉडी में जब भी आप कोई कलर पढ़ोगे उस कलर के पीछे हमेशा कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? कलरिंग पिगमेंट। तो अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि हमारे ब्लड का जो लाल रंग है उस लाल रंग के पीछे कौन सा पिगमेंट होता है? पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कोई फैट, कुछ भी हो सकती है, उसी को पिगमेंट बोलते हैं। तो ह्यूमन ब्लड का जो रेड कलर है वो किस पिगमेंट की वजह से? ड्यू टू हेमोग्लोबिन पिगमेंट। ड्यू टू हेमोग्लोबिन पिगमेंट, रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू हेमोग्लोबिन पिगमेंट। मानव के रुधिर का लाल रंग हीमोग्लोबिन या हेमोग्लोबिन दोनों ही वर्ड सही हैं। हेमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन दोनों ही सही हैं इस पिगमेंट की वजह से। आगे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है पिगमेंट, कभी कंफ्यूज मत होना, क्लियर है। इस पिगमेंट की वजह से कैसा कलर होता है? लाल कलर। अब आप सोच रहे होंगे भैया इस पिगमेंट में ऐसा क्या होता है कि इसने लाल कलर दे दिया? तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखिए ये जो हेमोग्लोबिन है इसमें जो हिम है, हिम HAEM, हिम, ये जो हिम होता है वो एक मेटल का बना हुआ कंपाउंड है। कौन सी मेटल? आयरन कंपाउंड। आयरन, आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। तो आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया है कि Fe आयरन मेटल नहीं है, वो मिनरल की फॉर्म में है। मेटल का मतलब क्या होता है? धातु। धातु नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे ब्लड में लोहा है तो जंग लग जाएगा हमारे ब्लड में, ऐसा नहीं होता है। मेटल है पर वो किसकी फॉर्म में है? कंपाउंड या मिनरल की फॉर्म में है। तो हिंदी में क्या बोलेंगे? आयरन या लोहा यौगिक। लोहा यौगिक। जो हिम है वो क्या होता है मैम? आयरन, रेड कलर का पिगमेंट कौन सा? हिम। और ये जो ग्लोबिन वर्ड देख रहे हैं आप, ये जो ग्लोबिन होता है वो प्रोटीन का नाम होता है। ये ग्लोबिन क्या है? एक तो ये प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन किस कलर का होता है? तो मैम ये रेड कलर का होता है, लाल रंग का। और ये आयरन भी किस कलर का? तो मैम रेड कलर का। तो इन दोनों, हेम ग्लोबिन, दोनों मिले क्या पिगमेंट बनाया? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन किस कलर का? लाल कलर का। किसको दिया लाल रंग? ब्लड को। अब देखो आपके कितने सारे यहां से क्वेश्चंस क्लियर हो गए। सबसे पहला, ह्यूमन ब्लड का रेड कलर किस पिगमेंट की वजह से? हेमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से। हेमोग्लोबिन में हिम क्या होता है? आयरन कंपाउंड। आपसे पूछे ह्यूमन बॉडी में Fe आयरन कहां होता है, तो आपको बोलना है इन हीमोग्लोबिन या इन ह्यूमन ब्लड। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे पूछे ह्यूमन बॉडी में लाल रंग वाले प्रोटीन का नाम बताओ, आपको आंसर क्या देना है? ग्लोबिन। जब भी आप साइंस में ग्लोबिन वर्ड देखेंगे वहां पर हमेशा आप लाल रंग देखेंगे, लाल रंग का कुछ ना कुछ सेंटेंस आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू हेमोग्लोबिन पिगमेंट। मानव के रुधिर का, मानव के खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण होता है। हो गया? हो गया मैम, क्लियर। अब देखो ये तो हो गया हमारे ब्लड की बात। अगर मैंने यहां पर दो नोट डाला है, यहां पर इस नोट का मतलब होता है बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो आने के चांसेस होते हैं। जब भी मैं हमेशा नोट डालकर कोई चीज लिखूंगी तो आपको उस पर बड़ा ही गौर फरमाना है ना। गौर फरमाते हैं ना, वैसे गौर फरमाना है। आपने एक कॉकरोच को मारा होगा, आपने आयरन का कौन सा फॉर्म? तो आयरन हमेशा कंपाउंड की फॉर्म में होती है, मिनरल की फॉर्म में। ठीक है, देखो देखो आपने सुना होगा, जो कभी कॉकरोच मारा है? कॉकरोच को कॉकरोच को मारना कभी देखना, कॉकरोच का ब्लड किस कलर का दिखता है? व्हाइट कलर का। कॉकरोच का जो खून होता है वो आपको किस रंग का दिखेगा? सफेद रंग का या व्हाइट कलर का दिखेगा। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन बन गया यहां से कि भैया कॉकरोच की ब्लड में व्हाइट कलर जो होता है, मैंने बोला है अभी साइंस में जब भी आप कलर पढ़ोगे उसके पीछे हमेशा कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? कलरिंग पिगमेंट। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो कॉकरोच का ब्लड है व्हाइट कलर का, कॉकरोच का जो खून होता है वो सफेद रंग का होता है, उसके पीछे कौन सा पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है? ठीक है, तो कॉकरोच का मैंने ऊपर लिख दिया है यहां पर कॉकरोच ब्लड। कॉकरोच से साइंस में टोटल 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, मैं सारे के सारे आपको पढ़ाऊंगी। कॉकरोच का ब्लड व्हाइट कलर का किस पिगमेंट की वजह से? तो देखो कौन सा पिगमेंट होता है यहां पर होता है हेमोलिम्फ पिगमेंट। इसको हेमोलिम्फ भी, या कभी कभी आपको बुक्स में लिखा हुआ मिल सकता है हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ कंफ्यूज नहीं होता है, दोनों ही सेम नाम है, हीमोलिम्फ। देखो
जब भी आप साइंस में लिम्फ वर्ड देखेंगे वो लिम्फ प्रोटीन होता है और वो किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। आगे आप पढ़ोगे लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट किस रंग की होगी, सफेद रंग की होगी। मैम जब भी आप साइंस में ग्लोबिन टर्म देखेंगे उसका मतलब क्या देखेंगे, हमेशा लाल कलर, पर जब भी हम लिम्फ वर्ड देखेंगे उसका मतलब क्या देखेंगे, व्हाइट कलर। तो आपसे पूछे एग्जाम में कि कॉकरोच के खून का या रक्त का सफेद रंग किस पिगमेंट की वजह से, तो आपका आंसर क्या देना है, हीमोलिम्फ पिगमेंट की वजह से, हीमोलिम्फ। और इंग्लिश में क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर ऑफ कॉकरोच ब्लड, व्हाइट कलर ऑफ कॉकरोच ब्लड इज ड्यू टू हीमोलिम्फ पिगमेंट, इज ड्यू टू हीमोलिम्फ पिगमेंट। तो कॉकरोच से आज आपने एक क्वेश्चन क्लियर कर लिया। ऐसे ही मैं कॉकरोच से आपको 5 से 6 क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है। कॉकरोच से 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। एक आता है कॉकरोच का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, कॉकरोच में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है, या पूछेगा कॉकरोच सांस कहां से लेता है, या पूछेगा कॉकरोच है उसको किस किंगडम में रखा जाता है, कॉकरोच के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं कॉकरोच से। एक क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, तो एक नोट में पहला पॉइंट ये लिखवा दिया मैंने। दूसरा देखो, दूसरा आपको यहां से क्या याद रखना है। दूसरा आपने एक टर्म सुना होगा ऑक्टोपस, ऑक्टोपस मैंने तो देख भी रखा है ऑक्टोपस। अब आपने अगर नहीं सुना है तो आप गूगल पे डालिए ऑक्टोपस, आपके पास इमेज आ जाएगा, वहां से देख सकते हैं। जो ऑक्टोपस होते हैं उनके ब्लड का ब्लू कलर होता है, नीला रंग होता है, उनका जो खून होता है वो नीले रंग का होता है, नीला रंग का। अब ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि जो ऑक्टोपस होते हैं उनका ब्लड का ब्लू कलर है वो किस पिगमेंट की वजह से। मैं आपको क्लियर कर चुकी हूं, जब भी कोई कलर पढ़ेंगे उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, पिगमेंट। वो पिगमेंट प्रोटीन की फॉर्म में हो सकता है, वो लिपिड की फॉर्म में हो सकता है, वो कैसे भी हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या आता है, देखो क्वेश्चन क्या आता है, क्योंकि बेटा यहां पर लिम्फ है राहुल जी, यहां पर लिम्फ है। ल्यूकोसाइट्स का, ल्यूको लिम्फ दोनों का मतलब आनंद कुमार जी व्हाइट कलर होता है, ठीक है। हाँ, जी के सवेरा को मैं आज ब्लॉक करवाती हूँ, प्रशांत जी वो मेरे सारे वीडियो लीक कर रहा है। आज मैं उसका रिमांड पे लेती हूँ उसको, बहुत दिन हो गए उसको वीडियो लीक करते हुए। एक यूट्यूब पे एक चैनल है जी के सवेरा नाम का, जो मेरे सारे वीडियोस कॉपी कर रहा है। प्लीज आप लोग ना, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरी, हाथ जोड़ के आप लोग उस बच्चे को उसका जो चैनल बना हुआ है, वो कोई स्टूडेंट है मुझे पता है, तो उसको चैनल को जाकर आप रिपोर्ट कर सकते हैं, आप उसको ब्लॉक मतलब जैसे भी कुछ कर सकते हैं। तो आप देखिए, हेल्प कर दीजिए मेरी, है ना। वो मेरे सारे के सारे वीडियोस लीक कर रहा है। देखो जो ऑक्टोपस होते हैं उनके ब्लड का कैसा कलर होता है, ब्लू। और ब्लू कलर के पीछे कौन सा पिगमेंट होता है, तो यहां पर होता है हीमोसाइनिन पिगमेंट, हीमोसाइनिन पिगमेंट, हीमोसाइनिन पिगमेंट। जब भी आप साइंस में साइनिन या साइनो वर्ड देखेंगे उसका मतलब ही क्या होता है, नीला रंग। आगे पढ़ोगे विटामिन B12, साइनोकोबाल्मिन, ब्लू विटामिन बोलते हैं उसको, क्लियर है। तो आपसे पूछे साइनिन वर्ड का मतलब क्या हो गया, नीला, लिम्फ वर्ड का मतलब क्या हो गया, व्हाइट, और आपसे पूछे कि ग्लोबिन वर्ड का मतलब क्या हो गया, रेड। ये तीनों क्वेश्चंस हो गए आपके, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। ये आयरन मेटल हो गया, ये ग्लोबिन प्रोटीन हो गया, ये लिम्फ हो गया, और ये ब्लू कलर का हो गया। ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए यहां से। हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डेड मुझे हटवाना पड़ेगा, स्क्रीन की रिकॉर्डिंग ना करें बच्चे, करवाना पड़ेगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रही हूं क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए, अब मैं रिपीट नहीं करूंगी। इतने कितने सारे क्या बताया मैंने, ब्लड कैसा ऑर्गन होता है, ब्लड। दूसरा मैंने क्या बताया, तो ब्लड का कलर कैसा होता है, लाल रंग होता है। ब्लड को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, लड़कों में कितना ब्लड होना चाहिए, लड़कियों में कितना होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि जो हमारा ब्लड है, ह्यूमन का जो ब्लड है, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। आपने स्कूल में पढ़ा था कि पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट हाइड्रोजन आयन का है, उस हाइड्रोजन अमाउंट को, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्ञात करने के लिए, उस कॉन्सेंट्रेशन का पता करने के लिए एक स्केल होता है जिसको बोलते हैं पीएच स्केल। और इस पीएच स्केल पे वैल्यू कितनी लिखी होती है, 0 to 7 और 7 to 14 लिखी हुई होती है, 0 to 7 और 7 to 14। अगर आपने 7 गलत आंसर बताया अमित पटेल आपने, अच्छा आप वेबसाइट के थ्रू नहीं देख पा रहे हैं मुकेश जी, तो कोई बात नहीं है, आप एक बार हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो
तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पहली बात तो पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और इस पीएच स्केल से हम क्या करते हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन के अंदर, एक विलियन के अंदर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसको हम एक स्केल से पता करते हैं। उस स्केल को क्या बोलते हैं? हम पीएच स्केल। अगर आपने इस स्केल के ऊपर कोई सॉल्यूशन डाला, आपकी रेंज आई क्या? रेंज 0 to 7, तो आप उस नेचर को क्या बोलते हैं? उस प्रकृति को क्या बोलते हैं? आप एसिडिक, और हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्लीय प्रकृति का है। अगर आपकी रेंज आई 7 to 14, तो आप उसका नेचर, उसकी प्रकृति कैसे बताएंगे? बेसिक या क्षारीय बताएंगे। और अगर 7 आता है तो आप क्या बोलेंगे? ये चीज तो क्या है? न्यूट्रल है। ये चीज तो क्या है? उदासीन है, न्यूट्रल है। क्लियर है? तो अब देखिए हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है? हमारे ब्लड का पीएच होता है 7.4। 7.4 का मतलब है 7.4, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। अब आप मुझे बताएंगे जब 7 से ऊपर है तो हमारे ब्लड का नेचर कैसा होना चाहिए? बेसिक। तो मैंने इसके ब्रैकेट में क्या लिख दिया? बेसिक। बट बेसिक के साथ साथ हमारे ब्लड का एक नेचर और होता है, एक प्रकृति और होती है। यहां पर आपको हमेशा ऑप्शन में बेसिक को हिंदी में क्षारीय कहा जाता है, और इसके साथ आपको एक टर्म और जुड़ा हुआ मिलेगा, एल्केलाइन। एल्केलाइन बहुत बार आप बुक्स में पढ़ोगे एल्केलाइन। एल्केलाइन का मतलब क्या होता है? ये सुनो, ऐसी चीज जो पानी के अंदर घुल जाए, हिंदी में इसको बोलेंगे पानी में घुलनशील, और इंग्लिश में बोलेंगे सॉल्युबल इन वाटर। ऐसी चीज जो पानी के अंदर घुल जाती है उसको साइंस में कहा जाता है एल्केलाइन नेचर। जैसे एल्कोहल C2H5OH, उसको आप पानी में डालेंगे इथेनॉल को, तो पानी में घुल जाती है, तो एल्कोहल का नेचर कैसा हो गया? एल्केलाइन। आप अपना खून निकालो, उस खून को किसके अंदर डाल दो? पानी के अंदर डाल दो। पानी के अंदर क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। और पानी के अंदर घुलने वाले नेचर को हम क्या बोलते हैं? एल्केलाइन। तो कभी भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ह्यूमन ब्लड का पीएच का, ह्यूमन ब्लड का नेचर कैसा होता है, तो आपको बेसिक वाला ऑप्शन ही लेकर जाना है। आपको कौन सा ऑप्शन लेकर जाना है? बेसिक प्लस एल्केलाइन। बेसिक प्लस एल्केलाइन नेचर का, ठीक है? क्षारीय प्लस एल्केलाइन। तो हमारा जो 7.4 है तो बेसिक हो गया। एल्केलाइन का मतलब क्या हो गया? सोल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर घुलने वाली चीज। क्लियर है? बता देंगे? हो गया मैम। तो ये बातें हैं कुछ जनरल बातें। मैम ये तो आपने बता दिया इतना पीएच वैल्यू। हाँ, एक बात बता देती हूं मैं आपको, ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू ना 7.4 से कम होना चाहिए, ना 7.4 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 7 से कम होगा एसिडिक हो जाएगा, 7 से और ज्यादा होगा, 7.4 से और ज्यादा होगा, बेसिक नेचर बढ़ जाएगा। और जब 7 से नीचे आता है एसिडिक, तो खून का पानी बनना स्टार्ट हो जाता है। और अगर 7 से 14 के पास जाता है, बेसिक नेचर बढ़ जाता है, तो अंदर ही क्लोटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलो छोड़ो, वो आगे की बातें बताएंगे ये चीज भी। अभी आप ये पॉइंट याद रखो। नेक्स्ट, मैम आपने बताया है कि इतना ब्लड होना चाहिए, इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, इतना पीएच होना चाहिए। हमारे बॉडी में ये ब्लड बनता कहां है? कहां से आता है? कहां पे बनता है हमारे बॉडी में ये ब्लड? अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ह्यूमन ब्लड का फॉर्मेशन कहां होता है, ब्लड फॉर्मेशन कहां होता है, या ब्लड का निर्माण कहां होता है, हाँ जी बताइए, ब्लड का, रुधिर का निर्माण कहां होता है? जल्दी बताइए। रुधिर का निर्माण, देखो ब्लड का मतलब क्या है? जितनी भी सारी चीजें ब्लड के अंदर है ना, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब कहां बनती हैं? तो ये सब कहां बनती हैं? तो आपके ब्लड के अंदर। लीवर, सौरभ जी आपने गलत आंसर दिया है। मुकेश जी कोई बात नहीं, आप अपना कांटेक्ट नंबर लिख दीजिए, मैं आपसे बात कर लूंगी, है ना? अपना कांटेक्ट नंबर लिख दीजिए यहां पर, मुकेश 001, मैं बता दूंगी। सौरभ शर्मा आपने गलत आंसर दिया है। हमारे बॉडी में अभी तक कितनी क्लास हो चुकी है बेटा? फर्स्ट क्लास है ये, ठीक है? मीनू कुमार गुड आफ्टरनून, ये बताइए जल्दी से मुझे, हमारे बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन कहां होता है? ठीक है, देखो मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं। हमारे बॉडी में ब्लड का निर्माण कहां होता है? तो बोन मैरो में। ब्लड फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बॉडीज टेक प्लेस इन बोन मैरो। ह्यूमन बॉडी में ब्लड का निर्माण बोन मैरो में होता है। अब मैम बोन मैरो क्या होता है? ये जो हड्डी है, मैंने एक हड्डी बनाई है,
ये जो लंबी लंबी हड्डियां होती हैं, इसके बीच में ये जो खोखला पार्ट होता है, उसको नाम क्या दिया जाता है? उसको बोन मैरो कहा जाता है। और हिंदी में बोन मैरो को कहा जाता है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, लंबी लंबी हड्डियों के बीच में जो खोखला पार्ट पड़ा होता है, जो एम्प्टी स्पेस होता है, दैट इज नोन एज बोन मैरो। और उस बोन मैरो के अंदर क्या बनता है? ब्लड बनता है। अब ब्लड बनने का मतलब क्या हो गया? हाँ, हिंदी में अस्थि मज्जा कहा जाता है। ब्लड बनने का मतलब क्या हो गया? ब्लड में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। लाइक आरबीसी कहाँ बनेंगी? बोन मैरो में। डब्ल्यूबीसी कहाँ बनेंगी? बोन मैरो में। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्लेटलेट्स कहाँ बनती हैं? बोन मैरो में बनती हैं। जितना भी ब्लड में आप कंपोनेंट्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। ठीक है। हड्डियों के दो काम होते हैं। एक काम हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देना, हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करना। ठीक है। दूसरा, इन हड्डियों के बीच में क्या बनता है? ब्लड बनता है। अब आप बोलोगे मैम कि जो नाक की हो गई, कान की हो गई, उंगलियों की हो गई, ये तो इतनी छोटी छोटी हड्डी होती हैं, तो इनके अंदर तो बोन मैरो होना नहीं चाहिए। भैया हड्डी छोटी छोटी हड्डी होती है, और मैं क्या बोल रही हूं? लंबी लंबी हड्डियों के बीच में खोखला पार्ट होता है। तो देखो हमारे बॉडी में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? जब आप बच्चे थे, आपसे पूछे बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं, चाइल्ड का मतलब 7-8 साल तक। ठीक है। तो आपको हमेशा ऑप्शन क्या लेकर चलना है? मोर देन 300, 300 से ज्यादा हड्डियां थी जब आप बच्चे थे आप में। फिर जब आप अडल्ट हो गए, अडल्ट का मतलब है आपकी प्यूबर्टी एज खत्म हो चुकी है या नियर टू फिनिश है, किशोरावस्था आपकी खत्म होने वाली है। ठीक है। अडल्ट में आप में कितनी बचती हैं? 206। तो अब मैंने क्यों बताया यहां पर? तो इसका आंसर सुनो। देखो हमारे बॉडी में हड्डियां कितनी हैं? 206। अब मैम 206 में से उंगली वाली, नाक वाली, कान वाली तो पहले से छोटी हड्डी होती हैं, तो इनमें कहां से एम्प्टी स्पेस होगा? तो अप्रोक्स इन 206 में से जो 150 से 160 हड्डी ऐसी होती हैं, 150 to 160 बोन्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर क्या होता है? बड़ा बड़ा बोन मैरो होता है, लंबा लंबा बोन मैरो होता है, और उसी के अंदर क्या बनता है? ब्लड बनता है। ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सबका फॉर्मेशन कहां होता है? तो सब कहां बनती है? बोन मैरो में। यही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? बता देंगे। और टोटल कितनी हड्डियों में ज्यादा ब्लड का अमाउंट बनता है? 150 से 160 हड्डियों में। होनी कितनी चाहिए अडल्ट एज में? 206। बच्चे थे तो कितनी थी? 300। उसके बाद क्या होती हैं? जो बच्चों में छोटी छोटी हड्डियां होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं और बड़ी हड्डी का निर्माण कर लेती हैं। और अडल्ट एज में कितनी बनती हैं? 206 बनती हैं। ये बता देंगे सारे क्वेश्चंस? हाँ जी मैम, हम सारे बता देंगे। हाँ, 208 जिसने बताया है उसने गलत बताया है। ठीक है। देखो तो ब्लड का निर्माण कहां हो गया? अस्थि मज्जा में। ये ब्लड से कुछ जनरल बातें थी जो आपको ब्लड में पता होना चाहिए। लाइक ब्लड कितना होना चाहिए, ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं, ब्लड में कितने टाइप की सेल्स होती हैं, उसके बाद लड़कों में कितना ब्लड, लड़कियों में कितना ब्लड, रेड कलर किस पिगमेंट की वजह से। ये आपके कुछ क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट बात आती है कि ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। चैप्टर तो आपका असली अब स्टार्ट हो रहा है। ये बातें तो बहुत कॉमन बातें थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए थी। ठीक है। हाँ, ईयर में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टैपीज, और ईयर में स्टैपिडियस सबसे छोटी मसल भी होती है, मांसपेशी भी होती है। देखो अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर होता क्या क्या है? तो मैंने ऊपर लिख दिया ब्लड, और हमारे ब्लड में दो चीजें होती हैं। हमारे ब्लड में दो चीजें होती हैं। देखो क्या क्या हमारे ब्लड में दो चीजें होती हैं मैम, क्या क्या? एक होता है, ठीक है मुकेश, मैं एक बार आपका इसका नंबर का स्क्रीनशॉट ले लेती हूं। अगर आपकी वेबसाइट पे नहीं चल रही है तो मैं, आपने एक बारी में एक जगह ही चलेगी। अगर ऐसा तो नहीं है आप लैपटॉप में चला रहे हो और लैपटॉप में चला लिया, और मैं एक बात बता देती हूँ, चाहे तो मोबाइल में चलाओ चाहे लैपटॉप में चलाओ, एक बारी में एक जगह ही वीडियो चलेगा। ऑटोमेटिकली अगर दूसरी जगह खोल रखा है तो वो अपना आपका ऑफ हो जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं आप? हाँ, मीजोडर्मल ही होता है। आगे बताएंगे, अभी नहीं आनंद कुमार जी। जब मैं आपको एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम बताऊंगी तो वहीं पर एग्जाम्पल लिखवाऊंगी, यहां पर नहीं, फिर कंफ्यूज हो जाता है बच्चे। एंटीजन एंटीबॉडी सब पढ़ाएंगे, रुक तो जाओ अभी। एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होते कंपोनेंट में। चलो
थोड़ा नीचे लिखूं, दिख नहीं रहा आपको? चलो नीचे लिख देती हूं थोड़ा, कोई बात नहीं, नीचे लिख देते हैं। देखो मैंने यहां पर लिखा है ब्लड। हमारे ब्लड में दो चीजें होती हैं, क्या क्या चीज होती हैं? देखो सुनो, एक होता है ब्लड का लिक्विड पार्ट और एक होता है ब्लड का सॉलिड पार्ट। इधर मैंने लिखा है ब्लड का लिक्विड पार्ट। लिक्विड का मतलब होता है तरल पदार्थ, जिसकी वजह से आपके ब्लड में लिक्विडिटी होती है। ब्लड तरल होता है, लिक्विड होता है, तो किसकी वजह से होती है लिक्विडिटी? वो इसी की वजह से, सुनो ठीक है। और दूसरा देखो क्या होता है, ब्लड में दूसरी साइड होता है ब्लड का सॉलिड पार्ट। सॉलिड का मतलब होता है ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ। अब पहला क्वेश्चन क्या आएगा आपसे एग्जाम में कि ब्लड में कितना परसेंट लिक्विड पार्ट होता है और कितना परसेंट ब्लड में सॉलिड पार्ट होता है, जो कि बहुत सारी बुक्स में गलत दे रखा है। एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूं, जो डेटा होता है आपको हमेशा एनसीईआरटी में जो डेटा लिखा है वही करेक्ट है। एनसीईआरटी में जो परसेंटेज लिखा हुआ वही डेटा आपका हमेशा सही होता है, ठीक है। देखो ब्लड में 55% में क्या होता है आपका लिक्विड पार्ट होता है और ब्लड में 45% में क्या होता है सॉलिड पार्ट। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। दूसरा, मैम ब्लड के लिक्विड पार्ट का नाम क्या होता है? तो ब्लड में जो तरल पदार्थ होते हैं, जो लिक्विड पार्ट होता है, उसका नाम होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा। तो ब्लड के लिक्विड पार्ट का नाम क्या हो गया? प्लाज्मा। या आपसे पूछे ब्लड में कितने परसेंट में प्लाज्मा होता है? 55% में। आप पूछे ब्लड के सॉलिड पार्ट का नाम क्या होता है? तो ब्लड का जो ठोस वाला पदार्थ होता है उसका दो नाम होता है, एक होता है सेल्स। सेल्स का मतलब कोशिका, और वो सेल्स जो कहां है? ब्लड के अंदर है, ब्लड सेल्स। या मैंने ऑब्लिक लगा के एक नाम और लिखा है कॉप्स्यूल्स। इनको कॉप्स्यूल्स भी कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है कणिकाएं। कणिका क्या होती हैं? ऐसे डॉट 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 जो पार्टिकल्स होते हैं उनको कणिका कहा जाता है, कॉप्स्यूल्स, ठीक है। तो ब्लड के सॉलिड पार्ट को या तो सेल्स बोलो या कॉप्स्यूल्स बोलो। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि ब्लड में कितने टाइप की सेल्स होती हैं? 3 टाइप की। नंबर 1 इज आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म देखो क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स बोलो इनको, या रेड ब्लड कॉप्स्यूल्स बोलो। दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉप्स्यूल्स। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थोड़ा सा हिंदी में कहा जाता है बिंबाणु। बिंबाणु, ये थोड़ा सा अलग नाम होता है। क्लियर है? तो ब्लड में मैम एक तो आरबीसी हो गया, एक डब्ल्यूबीसी हो गया, एक प्लेटलेट्स हो गया। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। और लिक्विड फॉर्म में क्या होती है? प्लाज्मा होती है। क्लियर है? बता देंगे? हो गया मैम। तो अब आपको क्या क्या पढ़ना है? 1 नंबर पे प्लाज्मा, 2 नंबर पे आरबीसी, 3 नंबर पे डब्ल्यूबीसी, 4 नंबर पे प्लेटलेट्स। जब ये चारों कंपोनेंट आप पढ़ेंगे तब जाकर आपका ब्लड का कंपोनेंट वाला पार्ट क्या होगा? कंप्लीट होगा। ठीक है, ये चारों पढ़ने हैं आपको। क्या काम करती हैं, कितना होना चाहिए, ये सारा का सारा आपको पढ़ना है। हो गया? नेक्स्ट क्लास कल होगी। चलो अब मैं 1 नंबर डाल के लिख रही हूं प्लाज्मा। तुम लोग यार पढ़ाई में ध्यान कम देते हो, फालतू की बातें ज्यादा करते हो। डेली क्लास होंगी आपकी, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन बायो, 2 दिन फिजिक्स चलेगा। डेली क्लास होंगी। हाँ मनोज जी आप बिल्कुल ऑनलाइन हैं, ठीक है। देखो तो मैंने 1 नंबर पे लिखा है प्लाज्मा, नंबर 1 पे लिख दिया है मैंने प्लाज्मा। एक एक करके सारे पढ़ने हैं आपको, बस ये याद रखना है। तो प्लाज्मा में पहला पॉइंट मैम आप लिख दो, इट इज ए लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। इट इज ए लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। तो मैंने यहां लिख दिया लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। और हिंदी में क्या हो जाएगा? रक्त का तरल पदार्थ है। लिखने की जरूरत नहीं है, पता लग गया है आपको, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है? प्लाज्मा मैम होता क्या है? हमने तो कभी देखा ही नहीं प्लाज्मा ब्लड के अंदर होता है। खून तो सबने देख रखा है, कभी ना कभी चोट लगी होगी, खून बाहर निकला होगा, सबने देख रखा होगा। प्लेटलेट्स का मतलब बिंबाणु होती हैं, बिंबाणु। आगे पढ़ाएंगे पंकज जी प्लेटलेट्स क्या होती हैं, डोंट वरी, सब बताएंगे। वाटर यही होता है, यहीं पर। रुक जाइए अमित पटेल, रुक जाइए, ठीक है। देखो प्लाज्मा होता क्या है, ध्यान से सुनना। जब आप ब्लड में से
आरबीसी माइनस कर दोगे तो जितना भी पार्ट बचता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। जब आप ब्लड में से आरबीसी माइनस कर देंगे, जितना पार्ट बचेगा उसको हम क्या नाम देंगे? प्लाज्मा। ठीक है, देखो आरबीसी, आर किस कलर की होगी? रेड कलर की होगी। इसका मतलब ब्लड में रेड, आपका प्लाज्मा में रेड कलर वाली सेल्स नहीं होती, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। अब देखो कितने टाइप की सेल्स होती हैं ब्लड में? 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड पीएल, पीएल फॉर प्लेटलेट्स। अब प्लाज्मा में कौन सी नहीं होती? आरबीसी नहीं होती। कौन कौन सी होती हैं? डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो पहला क्वेश्चन क्या आ गया? प्लाज्मा में कौन सी सेल्स नहीं है? आरबीसी। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया? प्लाज्मा में कौन कौन सी सेल्स होती हैं? डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। क्लियर है? बता देंगे। नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन आते हैं कि ये जो प्लाज्मा है इसका कलर कैसा होता है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो प्लाज्मा का रंग होता है लाइट येलो कलर का, हल्के पीले रंग का होता है प्लाज्मा, हल्का पीला रंग, हल्का पीला रंग। प्लाज्मा का कलर कैसा? हल्का पीला रंग। हो गया। अब मैम आपने अभी एक सेंटेंस बोला था कि साइंस में जब भी हम कलर पढ़ेंगे रेड, ब्लू, पिंक, तो उस सब के पीछे कौन होता है? कलरिंग पिगमेंट होता है। तो अब आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि लाइट येलो कलर। हाँ मुकेश जी, अगर आपका एक्सपायर्ड लिखा हुआ है तो आपने पक्का 2 डिवाइस में ट्राई किया है। मुकेश जी आपकी गलती है इसमें, वीडियो इज नॉन एक्टिव और एक्सपायर्ड फॉर यू। तो मैं आपको बता चुकी हूं कि एक जगह ही आप लाइव देख सकते हैं, या तो कंप्यूटर में देखिए या आप अपना क्या कहते हैं, अपना इसमें देखिए, या आप देख सकते हैं अपने मोबाइल में। एक डिवाइस में एक ही बार चलेगा, 2 जगह नहीं चलेगा। 2 जगह चलेंगे तो एक्सपायर्ड दिखा देगा। अच्छा, रुधिराणु क्या होता है? तो प्लेटलेट्स को हिंदी में बोला जाता है कपिल शर्मा। लिम्फ इज पार्ट। हाँ अरे रुक जाओ सोहन, इतना आगे क्यों चल रहे हो? सब पढ़ाएंगे हम। मनोज जी कह रहे हैं मैम मैं जयपुर में आपका ओल्ड स्टूडेंट रह चुका हूँ, कैरियर पावर में पढ़ चुका हूँ आपसे फर्स्ट टाइम। ओके मनोज जी, थैंक यू सो मच। अगर आप पढ़ चुके हैं, आपको याद है हमसे पढ़े हुए, तो बहुत हमें अच्छा लगा। ठीक है। हाँ मैम, मिनरल्स कौन कौन से? अरे रुक जाओ यार, तुम लोग बहुत आगे चलते हो यार। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि तुम लोग टीचर से आगे चलने लग जाते हो। सब पढ़ाएंगे, मिनरल क्या होते हैं आपको क्या लगता है? आपको पता है तो मैम को नहीं पता होगा क्या? रुक जाओ, पेशेंस रखा करो, पेशेंस। ये आगे कभी भी नहीं करना। इसलिए बच्चों को पहले नोट्स नहीं देती हूँ। पहले नोट्स दो तो पहले से ही बच्चे पढ़ के बैठ जाते हैं और टीचर को डिस्टर्ब करने लग जाते हैं। ठीक है, देखो प्लाज्मा का रंग कैसा हो गया? लाइट येलो कलर। और अभी मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जब भी आप साइंस में कोई भी कलरिंग पिगमेंट पढ़ोगे, उसके पीछे कोई भी कलर पढ़ोगे, उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? पिगमेंट होता है। ठीक है, देखो तो आप क्वेश्चन आएगा कि प्लाज्मा का जो हल्का पीला रंग होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है? किस पिगमेंट की वजह से होता है? तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। लाइट येलो कलर ऑफ प्लाज्मा is due to bilirubin pigment, is due to bilirubin pigment। ये जैसे भी नाम होते हैं सब आपको याद करने पड़ेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकती इनमें। प्लाज्मा का हल्का पीला रंग बिलीरूबिन पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है, साइट। सोहन आपका आंसर होगा साइट। सेल का अदर नेम होता है साइट या साइटो वर्ड, साइटो भी बोलते हैं सेल को। ठीक है, सोहन जी ने पूछा है टेल अस सेकेंडरी नेम ऑफ सेल। सेल इज ऑल्सो नोन एज साइटो, साइटो। ठीक है, देखो बिलीरूबिन, लाइट येलो कलर ऑफ प्लाज्मा इज ड्यू टू बिलीरूबिन पिगमेंट। प्लाज्मा का हल्का पीला रंग बिलीरूबिन पिगमेंट के कारण आता है। अब मैम ये बिलीरूबिन कहां से आया? बड़ा ही अटपटा सा नाम है, तो ध्यान से सुनो। आपके बॉडी में एक ऑर्गन होता है लीवर, लीवर जिसको हिंदी में यकृत कहा जाता है, यकृत। अब पहली बात तो लीवर इंटरनल ऑर्गन होता है, जैसे हार्ट, जैसे लंग्स, जैसे किडनी, वैसे लीवर होता है। लीवर एक ही होता है। कहां होता है लीवर? लीवर लेफ्ट में होता है या राइट में होता है? ठीक है, कभी भी आप पूछें, आपसे पूछें कि लीवर कहां होता है तो राइट में होता है। स्टमक के राइट वाले पार्ट में, एब्डोमिनल के राइट वाले पार्ट में क्या होता है? लीवर होता है। क्लियर? लीवर 2 कलर के पिगमेंट बनाता है।
लीवर से दो कलर के पिगमेंट बनते हैं, एक को मैंने यहां लिख दिया बिलीरुबिन, दूसरा क्या बनाता है आपका लीवर, बनाता है बिलीवर्डिन पिगमेंट, बिलीवर्डिन पिगमेंट, बिलीरुबिन और मैंने यहां पर लिख दिया है बिलीवर्डिन पिगमेंट। ये बिलीरुबिन किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है, और ये येलो कलर किसको देता है, देखो लाइट येलो, किसका होता है, प्लाज्मा। हो गया क्लियर। दूसरा, ये बिलीवर्डिन किस कलर का होता है, ये होता है ग्रीन कलर का या हरे रंग का। अब ये हरा रंग किसको देता है, आपने एक जूस का नाम सुना होगा, हमारे बॉडी में एक जूस बनता है, कौन सा, बाइल जूस, बाइल जूस जिसको हिंदी में कहा जाता है पित्तरस, बाइल जूस, ठीक है। ये बाइल जूस जो होता है ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का, और ये ग्रीन कलर का किस पिगमेंट की वजह से, बिलीवर्डिन। कौन बनाता है उसको, लीवर। चलो इस चीज को आप भूल जाओ, चलो मत याद करो, इस वाले पॉइंट को याद ही मत करो, ये आगे की बात है। आप यहां पर इतना याद रखो कि प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, लाइट येलो कलर, किस पिगमेंट की वजह से, बिलीरुबिन। उस बिलीरुबिन को कौन बनाता है, लीवर, यकृत। लाइट येलो कलर ऑफ प्लाज्मा इज ड्यू टू बिलीरुबिन पिगमेंट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। प्लाज्मा का हल्का पीला रंग बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण होता है, जिसका निर्माण लीवर यानी यकृत द्वारा किया जाता है। क्लियर है। अब देखो, आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, जॉइंडिस, पीलिया, सबने सुन रखा होगा, सबको हो भी रखा होगा, पीलिया बड़ी कॉमन सी बीमारी हो जाती है, पीलिया। पीलिया के टाइम पर क्या होता है मैम, नाखून में पीलापन जम जाता है, आंखों में पीलापन जम जाता है, हमारी स्किन थोड़ी थोड़ी पीली पड़ने लग जाती है। ये जो बिलीरुबिन है ये सही अमाउंट में निकल रहा है तो ये हमारे प्लाज्मा को कैसा कलर देगा, लाइट येलो कलर। और जब ये बिलीरुबिन एक्सेस अमाउंट में बनने लग जाता है, बहुत ज्यादा बिलीरुबिन बनने लग जाता है, तो बहुत ज्यादा पीलापन आने लग जाएगा आपके बॉडी में, और वही पीला पीला कलर जाके कहां जम जाता है, आंखों में, नाखूनों में, आपकी स्किन पीली पड़ने लग जाती है, और उस बीमारी को आप क्या नाम देते हैं, जॉइंडिस यानी पीलिया नाम देते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि इस पिगमेंट के एक्सेस अमाउंट में बनने पर जॉइंडिस हो जाता है, आपको आंसर क्या देना है, बिलीरुबिन। कहते हैं ना पीलिया के टाइम पर क्या खराब हो जाता है, लीवर, क्योंकि लीवर क्या बनाता है, बिलीरुबिन बनाता है। क्लियर हो गया होगा सबको। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है, कितने परसेंट में, 55% में। प्लाज्मा में कौन सी सेल्स नहीं होती, आरबीसी। कौन कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा होता क्या है, तो जब ब्लड में से आरबीसी माइनस करोगे तो क्या बचेगा, प्लाज्मा। कलर कैसा होता है, लाइट येलो कलर, हल्का पीला रंग। किस पिगमेंट की वजह से, बिलीरुबिन। कौन बनाता है उसको, लीवर। बिलीरुबिन ज्यादा बनेगा, कौन सी बीमारी, जॉइंडिस, पीलिया। अब नेक्स्ट आपको यहां से याद रखना है कि प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है। प्लाज्मा, अब मैं अगर आपसे पूछूं प्लाज्मा का फॉर्मेशन कहां होता है, मैम प्लाज्मा ब्लड का पार्ट है, जहां ब्लड बनेगा वहीं क्या बनेगा, प्लाज्मा। सीरम क्या होता है वो आगे बताएंगे, अभी रुक जाओ, अभी नहीं, अभी जितना पढ़ाया जाता है बस वो पढ़ो। सीरम, एंटी सीरम सब पढ़ाएंगे आपको, रुक जाओ यार, इतना आगे नहीं चलते, ठीक है। देखो नेक्स्ट आता है कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा में पदार्थ या प्लाज्मा का संगठन, प्लाज्मा का संगठन। प्लाज्मा में होता क्या क्या है, प्लाज्मा में तीन चीजें होती हैं, मेन जो होती हैं वो तीन चीजें होती हैं, ठीक है। क्या क्या मैम, जॉइंडिस में लीवर में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, जो हेपेटिक सेल्स होती हैं वो आपका जो जॉइंडिस है उसके टाइम पर आपकी हेपेटिक सेल्स स्टिमुलेट होकर बिलीरुबिन ज्यादा बनाने लग जाती है। बिलीरुबिन ज्यादा, हेमोग्लोबिन कम, हेमोग्लोबिन कम, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन खत्म। हाँ, बिंबाणु को ही रुधिराणु बोलते हैं, हाँ कपिल जी बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो प्लाज्मा में सबसे पहला आता है वाटर, पानी। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा होता है पानी, कितना परसेंट, 90%। प्लाज्मा में 90% में क्या होता है, पानी। उसके बाद प्लाज्मा में क्या होता है, तो प्लाज्मा में 1% में होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज के साथ साथ कुछ मिनरल्स भी होते हैं। कौन कौन से मिनरल्स, बोलते हैं खनिज पदार्थ।
कौन कौन से तो मैंने यहां पर लिखा है, देखो सबसे पहला होता है आयरन, थोड़ा बहुत आयरन होता है, ज्यादा नहीं। दूसरा यहां पर होता है कैल्शियम। तीसरा यहां पर होता है सॉल्ट, सॉल्ट बोले तो NaCl सोडियम क्लोराइड। थोड़ा बहुत यहां पर होता है के किसका सिंबल होता है, पोटेशियम। आयरन, कैल्शियम, सॉल्ट, पोटेशियम ये मिनरल्स होते हैं। ग्लूकोज ये होता है, और कितना परसेंट में, 1% में। 1% में खनिज पदार्थ ग्लूकोज हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है प्लाज्मा में, 3 नंबर पे होते हैं प्लाज्मा के पास कुछ प्रोटीन्स। प्रोटीन टर्म तो आपने सुन रखा होगा, हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। लाइक हमारे बालों में, नाखूनों में केराटिन प्रोटीन होता है, और ऐसे गाजर में केरोटीन होता है। ऐसे ही आपने सुना होगा अंडे में एल्ब्यूमिन होता है। ऐसे ही हमारे ब्लड में, मैं ब्लड की तो बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ, प्लाज्मा किस में है, ब्लड में, ठीक है। तो यहां पर भी प्रोटीन्स होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन, अब जैसे भी नाम है मैं कुछ नहीं कर सकती, इसमें आपको नाम याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। देखो, हाँ सुरेंद्र सैनी जी आप बहुत लेट आए हैं, हेलो। प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 इज थ्रोम्बीन प्रोटीन, सेम नाम हिंदी में है थ्रोम्बीन प्रोटीन। नंबर 2 इज प्रोथ्रोम्बीन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन के आगे प्रो लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे कौन सा होता है, नेक्स्ट यहां पर होता है फाइब्रीन प्रोटीन, फाइब्रीन प्रोटीन, सेम नाम हिंदी में फाइब्रीन प्रोटीन। उसके बाद नेक्स्ट आता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, सेम नाम हिंदी में फाइब्रिनोजन प्रोटीन। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहां पर ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ये 5 प्रोटीन होते हैं मेन, कहां पर, प्लाज्मा के अंदर। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन। कितने परसेंट में, तो ये सारे के सारे प्रोटीन होते हैं 9% में। 9% में प्रोटीन, 1% में ग्लूकोज प्लस मिनरल्स, 90% में वाटर। ये क्या होता है, प्लाज्मा का कंपोजिशन, ये आपका प्लाज्मा का कंपोजिशन। तो इतनी सारी चीजें कहाँ होती हैं, प्लाज्मा के अंदर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है प्लाज्मा में कितना परसेंट वाटर होता है, 90%। कभी कभी ऑप्शन में आता है 90 to 92%, तो भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा में ग्लूकोज और मिनरल्स कितना परसेंट में, 1% में। प्रोटीन कितने, 5 प्रोटीन। अब देखो इसका काम क्या होता है, इन तीनों चीजों का काम क्या होता है, ध्यान से सुनो। सबसे पहला पानी, पानी का काम क्या है, तो ये तो आप मुझे बताएंगे पानी का काम क्या होता है। जल्दी से मुझे पानी के कोई 5 काम बताओ। हम पानी क्यों पीते हैं, जैसे अभी मुझे प्यास लग रही, मैं पानी पीने जा रही हूं, तो क्यों लगी मुझे प्यास, पानी के कोई मुझे 5 काम बताओ, जल्दी से बताओ। जल ही जीवन है, क्यों है जल ही जीवन, जल्दी बताओ। पानी के 5 काम बताओ मुझे, और नहीं बता रहे हो तो आज से पानी पीना छोड़ दो। जल्दी बताओ। सबसे पहला आया है मैम, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, बिल्कुल करेक्ट है। मानव के शरीर के तापमान को संतुलन करना, ठीक है, हो गया। दूसरा खाना बनाना, शिवम जी ऐसा कोई आंसर, खाना बनाना, नहाना, ये कोई आंसर देने वाले होते हैं क्या, चलो नहाना ये तुम काम बताओगे। शिवम सचिन जी ब्लॉक करवा दूंगी मैं यहां से। हाँ पहला हो गया, देखो पहला होता है हमारे बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाना। दूसरा हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। तीसरा पानी डाइजेशन में काम आता है, पाचन की प्रक्रिया में। पानी हमारे सेल्स की, टिश्यूज की ग्रोथ करवाने में काम आता है। पानी हमारे बॉडी ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाने में काम आता है। ऑक्सीजन नहीं मिलता है पानी से, ये किसने बोला। अगर पानी से ऑक्सीजन मिल जाएगा सर, तो मैं नाम तो नहीं पढ़ पा रही हूं कौन से सर ने बोला है, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, सौरभ सुमन बहुत गलत आंसर दिया है। अगर पानी से हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी तो लेट मी क्लियर वन थिंग, कि अगर आप कभी समुद्र में आप डूब गए, अगर पानी में आप डूब गए, अगर आपके सी में आपको स्विमिंग नहीं आती, डूब गए, तो आप मरोगे नहीं कभी भी। क्यों, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन लेते रहोगे, क्यों मरोगे आप,
फिर तो इंसान पानी में डूबकर क्यों मर जाता है? पानी से कभी भी हम डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। मछली ले सकती हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो ले सकते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन पानी के अंदर वाली, हम नहीं ले सकते क्योंकि हम में लंग्स होते हैं, गिल्स नहीं होती, हमें गलफड़े नहीं होते हैं। ठीक है, कभी भी कोई नहीं बोलेगा कि पानी से ऑक्सीजन मिलती है। अगर पानी से ऑक्सीजन मिलेगा तो मैं ऐसी जगह पे रहूंगी जहां पर ऑक्सीजन नहीं है और मैं पानी पीती रहूंगी, तो क्या मैं जिंदा रह जाऊंगी? नहीं। ठीक है, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है, हमारे सेल्स, हमारे टिश्यूज की ग्रोथ करवाता है, सर्कुलेशन में काम आता है, पानी जो के अंदर मिनरल्स होते हैं उनको सर्कुलेट करने में काम आता है। नेक्स्ट, पानी ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। नेक्स्ट, पानी जो होता है वो एक्सक्रीशन की प्रोसेस में काम आता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, बहुत सारे काम है, पानी पानी के काम है, इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। दूसरा, ग्लूकोज। अगर मैं आपसे पूछूं ग्लूकोज का हमारे बॉडी में काम क्या होता है, तो आप मुझे आंसर क्या देंगे? ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से हमें ऊर्जा मिलती है। ये कैसे मिलती है, क्या मिलती है, वो भी भूल जाओ, बस आप इतना याद रखो, जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, उसके टूटने से हमारी एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मिनरल्स हमारे बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं, तो ये भी बता दोगे आप। इससे ऊर्जा मिलती है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ये हमारे बॉडी की ग्रोथ डेवलपमेंट करवाने में हेल्पफुल होते हैं। पानी तो पानी इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पढ़ा था ना स्कूल में, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटीन। इन प्रोटीन का काम क्या होता है, ये मेन है, इन प्रोटीन का काम क्या होता है, तो ये प्रोटीन काम आते हैं ब्लड क्लोटिंग में। ये प्रोटीन कहाँ काम आते हैं? ब्लड क्लोटिंग में। और हिंदी में इसको क्या कहा जाएगा, तो हिंदी में इसको कहा जाता है रुधिर का थक्का जमाने में, रुधिर का थक्का जमाने में, ब्लड क्लोटिंग में काम आते हैं। अब मैम, ब्लड क्लोटिंग क्या होती है? जब आपको चोट लगती है तो चोट लगने के बाद 3, 4, 5 मिनट के लिए आपको ब्लीडिंग होती है, बहुत सारा खून आपका जो अंदर था वो बाहर निकल जाता है, जहां पे चोट लगी थी उस वाले पार्ट पे। पर 5-6 मिनट के बाद क्या होने लग जाता है, जहां पे चोट लगी थी वहां पर ब्लड का क्लोटिंग होने लग जाता है और आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, वो आकर जुड़ जाते हैं उस पर्टिकुलर पार्ट पे जहां पर आपको चोट लगी थी, खून को जमा देते हैं और जमा हुआ खून बाहर नहीं निकलेगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मैम प्लाज्मा में क्लोटिंग वाले प्रोटीन्स होते हैं, इनको क्लोटिंग प्रोटीन भी नाम दिया जाता है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन 5 में से मेन प्रोटीन कौन सा है जो ब्लड का क्लोट करवाता है? ब्लड क्लोटिंग कहां होती है? मैं फिर रिपीट कर रही हूं, जहां पर चोट लगती है वहां पर क्लोटिंग होती है। चोट कहां लगती है? हमेशा आउटसाइड। तो हमेशा क्लोटिंग कहां होने चाहिए? आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर के बाहरी सतह पे क्या होने चाहिए? क्लोटिंग होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, घाव भरना एक ही बात है, घाव नहीं, घाव तो अलग चीज होगा, वो वाउंड हीलिंग हो गया अमित पटेल, वो गलत आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, इन 5 में से मेन प्रोटीन कौन सा है जिसके बिना ब्लड का क्लोट नहीं हो सकता? यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन 5 में से मेन प्रोटीन कौन सा है ब्लड क्लोटिंग वाला। तो आपको आंसर क्या देना है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन इज द मेन प्रोटीन फॉर ब्लड क्लोटिंग। मतलब फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो रुधिर का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन है। जिस इंसान में फाइब्रिनोजन प्रोटीन की कमी होती है उस इंसान में क्या नहीं बनता है? ब्लड का क्लोट नहीं जमता है। क्लियर है? अब मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था मैम व्हाट इज सीरम, सीरम क्या होता है? ध्यान से सुन लो, जिस बच्चे ने पूछा था मैं फिर बोल देती हूँ, आज तो आप लोग मुझसे आगे चल गए पर कभी भी मेरी क्लास में मुझसे आगे नहीं चलोगे। ठीक है, जितना पढ़ाया जाता है उतना ही पढ़ना है। अगर मैं वहां सीरम पढ़ाती तो आपको समझ में नहीं आता, बट यहां पर आपको सीरम बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि सीरम होता क्या है। मैंने अभी लिखा ब्लड माइनस आरबीसी इज इक्वल टू, क्या लिखा था? प्लाज्मा। ठीक है, मतलब आरबीसी जब ब्लड में से हटा दोगे तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम?
प्लाज्मा बोलेंगे। अब सीरम क्या होता है? जब आप प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन माइनस कर दोगे तो जितना पार्ट बचता है उसको हम नाम क्या देते हैं? सीरम। मतलब क्या हो गया? फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या होता है मैम? मेन प्रोटीन। किसके लिए? ब्लड क्लोटिंग के लिए। इसका मतलब मैम सीरम वो पार्ट है जो ब्लड क्लोटिंग में पार्ट नहीं लेता है, रुधिर का थक्का जमाने में सहायक नहीं होता है। मतलब क्यों? क्योंकि इसके पास कौन सा प्रोटीन नहीं होता? मेन प्रोटीन। कौन सा? ब्लड का क्लोट बनाने वाला। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि ह्यूमन बॉडी में उस पार्ट का, उस लिक्विड का नाम बताओ जो ब्लड क्लोटिंग में पार्ट नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उसके पास कौन सा प्रोटीन नहीं होता? फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं होता। आपको आंसर क्या देना है? सीरम। एक होता है एंटी सीरम, वो क्लोट करवाता है, ये क्लोट नहीं करवाता है। चलो एंटी सीरम भूल जाओ, अभी तो ये याद रखो कि जब ब्लड माइनस आरबीसी किया, प्लाज्मा, जब प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन प्रोटीन माइनस कर दिया, क्या बच गया? सीरम बच गया। अब बताओ मुझे यहां तक कोई डाउट हो तो, ये प्लाज्मा का क्या होता है? कंपोजिशन। ये प्रोटीन क्या करते हैं? ब्लड क्लोटिंग। कैसे होती, क्या होती, सब आगे पढ़ाएंगे। बस अभी माइंड में इतना याद रखो कि प्लाज्मा के पास क्या होते हैं? क्लोटिंग वाले फैक्टर होते हैं, क्लोटिंग वाले प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन। इनमें से मेन पूछे फाइब्रिनोजन, और जब फाइब्रिनोजन प्लाज्मा माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? सीरम। क्लियर है? हो गया मैम। तो ये प्लाज्मा की कुछ बातें थी। अब अगर मैं आपसे पूछूं प्लाज्मा के फंक्शंस कितने होते हैं? पहला फंक्शन तो मैम आपने बता दिया है, क्या करेगा? इट हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, या रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या होते हैं? क्लोटिंग वाले प्रोटीन। दूसरा देखो, इस प्लाज्मा के पास ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज से क्या मिलती है? हमें ऊर्जा मिलती है। तो मैम ये एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है? ग्लूकोज। और मैंने यही तो सेंटेंस बोला था, सब कुछ कहां घुला हुआ होता है हमारे बॉडी के अंदर? तो सब कुछ हमारे बॉडी में ब्लड के अंदर घुला हुआ होता है। ये सारा कुछ ब्लड के अंदर चल रहा है, प्लाज्मा, आरबीसी, सब ब्लड के अंदर पढ़ोगे आप। ठीक है। तीसरा, तो मैम अभी मैंने आपको एक सेंटेंस कहा था कि हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4, और मैंने बताया था 7.4 का मतलब है 7.4, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो एक क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी के ब्लड के पीएच को रेगुलेट कौन करता है? ह्यूमन बॉडी में जो रुधिर का पीएच होता है उसकी वैल्यू को संतुलन कौन करके रखता है कि इतना ही होना चाहिए? तो कौन? तो प्लाज्मा। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन प्लाज्मा का अभी तक आपने जो पढ़ा वो सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी में, अरे नहीं हिपैरिन अलग होता है। अरे यार तुम रुक जाओ सौरभ, आगे तुम आगे मत चला करो सौरभ, ये 2-4 बच्चे हैं, ये मुझसे आगे मत चला करो, वो हैपरिन वगैरह सब आगे पढ़ाएंगे क्या होता है, अभी नहीं। ठीक है, तो प्लाज्मा का सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या हो गया कि ह्यूमन बॉडी के पीएच को ह्यूमन बॉडी के ब्लड के पीएच को रेगुलेट करना। कितना? 7.4। जिस दिन आपकी प्लाज्मा में इंफेक्शन, उस दिन आपके ब्लड का पीएच या तो कम जाएगा या ऊपर जाएगा, या तो खून का पानी बनेगा या अंदर ही क्लोटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है? प्लाज्मा के कितने काम? एक, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि प्लाज्मा किसका पार्ट है? ब्लड का। ब्लड क्या होता है? सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है, तो किसको सर्कुलेट करेगा? ग्लूकोज को। दूसरा, ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल होता है। तीसरा, तो मैम ये ब्लड की पीएच को रेगुलेट करने का काम करता है। कौन? प्लाज्मा। और यही सारे क्वेश्चंस आते हैं प्लाज्मा से। तो आपका एक पार्ट आज ब्लड का कंप्लीट हो गया। कौन सा? तो ब्लड का पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया मैम आपने, प्लाज्मा। मैं फिर रिपीट कर रही हूं कि मैंने आज क्या पढ़ाया, 5 मिनट में रिपीट कर रही हूं मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। मैंने सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया ब्लड। ब्लड क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि मैम, अच्छा कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे मैम ने सेल से क्यों नहीं पढ़ाया, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाओ मैम। तो सिस्टमेटिक ढंग कुछ नहीं होता है। मेरी क्लास में आप कहीं से भी कोई भी चैप्टर पढ़ो, कोई सिस्टमेटिक ढंग नहीं होता है। कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, वो मैं बताऊंगी। आपका एक ही काम है मेरी क्लास में, वो है पढ़ना। कोई भी ये नहीं बोलेगा मैम आपने सेल नहीं पढ़ाया तो हमें कैसे समझ में आएगा। तो भैया यहाँ पे सेल से समझने वाली बात ही क्या थी? वो पुराने टीचर्स करते हैं, पहले सेल फिर टिश्यूज फिर ऑर्गन्स पढ़ाते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है आप तो बस वो पढ़ो चुपचाप आंखें बंद करके। अपने टीचर पे, अपने फैकल्टी पे ट्रस्ट करो कि वो पढ़ा रहा है तो वो अच्छे के लिए ही पढ़ा रहा होगा। कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, वो टीचर डिसाइड करेगा। क्लियर है?
ठीक है, तो मैंने क्या पढ़ाया सबसे पहले? तो सबसे पहले मैंने, हाँ, प्लाज्मा रेगुलेट करता है। प्लाज्मा में पानी है, तो पानी हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। और हमारे बॉडी में ही क्या पार्ट होता है? एक ब्लड का भी पार्ट होता है। ठीक है, तो देखो क्या क्या पढ़ाया मैंने। ब्लड क्या होता है, कितना होना चाहिए, किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, लड़कों में कितना, लड़कियों में कितना, कितने बॉडी वेट का कितना % होना चाहिए। देन ब्लड का कलर कैसा होता है, कॉकरोच के ब्लड का कैसा कलर होता है, क्यों होता है, ऑक्टोपस के ब्लड का कैसा कलर होता है, क्यों होता है। देन मैंने पढ़ाया कि ब्लड में कंपोजिशन, ब्लड में क्या क्या होता है, 2 पार्ट, लिक्विड, सॉलिड। लिक्विड वाला पार्ट क्या? प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना %? 55%। लिक्विड पार्ट कैसा कलर? लाइट येलो। किस पिगमेंट की वजह से? बिलीरुबिन। कौन बनाता है उसको? लीवर। ज्यादा बन गया, कौन सी बीमारी? जॉइंडिस। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? पानी, ग्लूकोज प्लस मिनरल्स, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का काम क्या? ब्लड क्लोटिंग। और ये पानी क्या? हमारे बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करने में काम आता है। तो जब प्लाज्मा है तो प्लाज्मा क्या करता है? हमारे ब्लड के पीएच को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये आपको इतनी सारी बातें, सीरम, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन प्रोटीन, इतना आज इस क्लास में पढ़ा। ये आपकी जो पहली क्लास थी साइंस स्पेशल बैच नंबर 2 की, जिसमें मैंने बायोलॉजी की क्लास ली, कल आपकी फिजिक्स की क्लास हुई थी, तो आपने आज इतना पढ़ा। आप कुछ बच्चों के जो चीजें डाउट है हमारी ऐप और वेबसाइट को लेकर, वो मैं तुम लोगों को क्लियर कर देती हूं। सीरम का यूज क्या होता है? बताएंगे। प्लाज्मा कितना % बोला योगेंद्र जी? लेट आए हैं क्या आप? 55%। आप देखो, कुछ बातें हैं, यहां से क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं। सबसे पहली बात, आपको पीडीएफ, कोई बच्चा पीडीएफ नहीं चिल्लाएगा। पीडीएफ कब मिलेगा? जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब आपको पीडीएफ मिलेगा। पहले क्यों नहीं दोगी मैम पीडीएफ? मेरे को देने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास सारी पीडीएफ रखी है, मैं सारी दे दूंगी। बट अगर मैंने पहले पीडीएफ अपलोड करवा दी तो आप में से कुछ बच्चे क्या है, पहले ही से पढ़ लिख कर बैठ जाते हैं और फिर वो कॉमेंट सेक्शन में बहुत टीचर को डिस्टर्ब करते हैं। दूसरा, यहां से कोई बच्चा कोई भी गाइडलाइन नहीं देगा, मैम ये पढ़ाओ उसके बाद ये पढ़ाओ, नहीं। टीचर बहुत अच्छे से जानता है कब किस चीज को कैसे पढ़ाना है। तीसरी बात, यहां पर कोई बच्चा फालतू कमेंट नहीं करेगा, आपस में बात नहीं करेगा। मैं आगरा से हूं, मथुरा से हूं, मैं यूपी से हूं, मैं बिहार से हूं। आप यहां पर सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं, टाइम पास करने के लिए नहीं आए। आप हमेशा कमेंट सेक्शन में एक जेन्युइन डाउट जो भी आपका है, जो आपको समझ में नहीं आया है, वही आप पूछेंगे। अदरवाइज अगर कोई बच्चा फालतू की बात करेगा, मैं उसको तुरंत मैनेजमेंट को बोल के ब्लॉक करवा दूंगी। चौथी बात, पीडीएफ कैसे मिलेगा? जहां पर लाइव क्लास का ऑप्शन आ रहा है वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, वहीं पर आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके फोन के डाउनलोड्स में वो पीडीएफ सेव हो जाएगा और वहां से जाकर आप पीडीएफ देख सकते हैं। नेक्स्ट बात, एक जगह पे, चाहे आप लैपटॉप में देख रहे हैं चाहे आप फोन में देख रहे हैं, एक बारी में एक जगह ही वीडियो चलेगा। अगर आपने एक टाइम पर लैपटॉप में भी खोल लिया और अपने फोन में भी खोल लिया तो आपका एक्सपायर्ड दिखा देगा, आपका जो बैच परचेज कर रखा था उसको एक्सपायर्ड दिखा देगा। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद मैं आपको बताना चाह रही हूं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हो सकता है 1-2 दिन आपकी क्लास नहीं हुई, उसके लिए मैंने आते ही आप लोगों से सॉरी मांगा हाथ जोड़ के। और उसके बाद अगर जो क्लास नहीं हुई है तो हम संडे को क्लास लेकर, या किसी दिन 3 घंटे की क्लास करवा देंगे, किसी दिन 4 घंटे की क्लास करवा देंगे। वो हम आपका एकदम अच्छे से, जितना भी क्लास नहीं हुई है उसकी हम रिकवरी आपको दे देंगे। उसकी तरफ से आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, एक दिन कभी कभी क्या होता है, टेक्नोलॉजी है यार ये, तो कभी कभी हो जाता है, टेक्नोलॉजी में कुछ इश्यूज आ जाते हैं। प्लस ऐप अपडेट का तो, हाँ, हमारी ऐप अपडेट होने वाली है, बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगी तो सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। 2 से 4 दिन के अंदर हमारी ऐप अपडेट हो जाएगी, तब आपको बहुत ही अच्छे से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब एक बच्चा पूछ रहा है एनटीपीसी एग्जाम के पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, इस साइंस स्पेशल के बैच का कोर्स ड्यूरेशन है 45 डेज का। 45 में तो सिलेबस नहीं हो पाएगा, अप्रोक्स ये जाएगा आपका, मान के चल लो 55 डेज तक तो चल जाएगा ये बैच। तो 55 डेज में अगर बीच में एनटीपीसी आ गया तो उसमें हमारी गलती नहीं है, बट क्योंकि हमने तो बोला है कि 55 डेज में होगा, बट हमारी कोशिश यही रहेगी कि एनटीपीसी और जो आरआरबी और जो एसएससी जेई के एग्जाम है उनसे पहले साइंस स्पेशल बैच को वाइंड अप कर दें। ठीक है, एमसीक्यूज की बात, एमसीक्यूज सारे के सारे एमसीक्यूज आपको एक साथ मिलेंगे। एटलीस्ट जब आपके 3 से 4 चैप्टर खत्म हो जाएंगे तब आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। पीडीएफ हिंदी में भी मिलेंगी और इंग्लिश में भी मिलेंगी। हाँ, सारा दिन मैनेजमेंट को फोन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि पीडीएफ दो, पीडीएफ दो, पीडीएफ दो।
जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको तो मैं आपको एक एडवाइस दे रही हूं कि खुद से वीडियोस देखें, खुद से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सारे टर्म्स नए नए आने वाले हैं। और जो चीज़ आप अपने हाथों से लिखोगे तो आपको क्या होगा, आपको वो चीज़ आपकी मेमोरी में, आपके ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरेब्रम, उसके अंदर जो लोब होती है उसके अंदर जाके स्टोर हो जाती है, और हाथों से लिखी हुई चीज़ें हमेशा आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाती हैं। एक बार साइंस ऐसे पढ़ लो कि दोबारा साइंस खोलने की रिक्वायरमेंट ही ना हो। ठीक है, सेल कब पढ़ाएंगे? देखो मनोज जी, आपने पूछ लिया सेल कब पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्यों पढ़ाएंगे, वो सिर्फ मैं बताऊंगी। ठीक है। एनी जी डाउट क्या है पूछिए मुझे। आपने कहा डाउट क्या है, पूछिए आप। अपडेट कब होगा? बहुत जल्दी होगा मुकेश जी, 3 से 4 दिन में हमारा ऐप अपडेट होगा। जो क्लास नहीं हुई है उसका बैकअप संडे को मिलेगा, या हो सकता है किसी दिन 2 दिन, किसी दिन 4 घंटे की क्लास लगवा लें और आपका सिलेबस हो जाए। कभी कभी हो जाता है, कुछ फॉल्ट हो जाते हैं कि क्लासेस नहीं हो पाती हैं। इसमें आप लोगों को इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हमारा पैसा डूब गया, पहली बात तो इतना ज्यादा पैसा भी नहीं लिया आपसे कि वो डूब जाएगा तो तुम लोग मतलब बेरोजगार हो जाओगे, या पैसा नहीं है तो मतलब इतना डूब गया तो हम पागल हो जाएंगे। तो बेटा तुम लोगों से ज्यादा हमें हमारे कंपनी का फीडबैक गलत जाए तो वो हम भी तो नहीं टॉलरेट कर पाएंगे। किसी रीजन से क्लास नहीं हो पाई थी, बट अब रेगुलर क्लास चलेंगी। आपके पास स्केड्यूल आ जाएगा, एक वीक का 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन बायो, 2 दिन फिजिक्स लगेगा, एक दिन डाउट क्लास, या फिर कभी भी एक दिन कुछ क्वेश्चंस वगैरह की क्लास रख लेंगे आप। ठीक है मैम, आप साइंस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो थैंक यू सो मच। अगर मैं साइंस बहुत अच्छा पढ़ाती हूं तो आयरन होता है रोहित जी, बट बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। हाँ, ब्लड माइनस आरबीसी इज इक्वल टू प्लाज्मा, बिल्कुल बिल्कुल एमी जी। मैंने YouTube पे सेल का डेमो लिया था, सोचा आपसे सेल स्टार्ट। नहीं मनोज जी, कहीं से भी कुछ भी पढ़ाओ, हमें वो नहीं है कि सेल। कुछ टीचर क्या करते हैं, जिनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जो स्ट्रॉन्ग वाले जो चैप्टर होते हैं वो पहले करवाते हैं। अरे भैया आप हमसे कोई भी चैप्टर पढ़ लो, अगली क्लास में जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आप जो बोलोगे वही चैप्टर हम पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि सेल नहीं पढ़ोगे तो आगे समझ में नहीं आएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। अलग अलग बैच में अलग अलग मूड होता है, वैसे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं कपिल शर्मा, अगली क्लास में बता देंगे कैसे रेगुलेट करता है। ठीक है, आरबीसी की कमी से पीलिया नहीं होता है अमित पटेल, नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। मनोज साहू जी, आपका डाउट क्या है? चलो, हाँ बिल्कुल इसका पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप इतना पढ़िए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सारी क्लासेस रेगुलर चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी, कल या परसों में, जब भी मेरा क्लास लगेगा। कल फिजिक्स का होगा तो मेरा नहीं लगेगा, अदरवाइज मेरा ही क्लास लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।